स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। बहुत ही हम अपने पास एक आसान सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, और ये बहुत ही आपके पास एक छोटा चैप्टर भी, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट चैप्टर्स इन अवर सिलेबस एंड ऑल्सो वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स। नाउ हमें सबसे पहले यहां पर अपने पास बेटा समझना है कॉन्सेप्ट को। बेसिकली ये आपके पास किस केस में ये वाली ट्रांजेक्शन आपके पास आती है, मकसद क्या होता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे अकाउंटिंग होगी, वो सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। नाउ जो बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका मकसद होता है कि हम बेसिकली अपनी सेल्स को इंक्रीज करें, तो उससे रिलेटेड एक यहां पे चीज आने जा रही है। या ऐसा हो सकता है कि हम कोई नया प्रोडक्ट लेके आए मार्केट के अंदर, तो हम चाहते हैं कि अपने पास जो है उस प्रोडक्ट को जब हम नया लेके आए तो लोग ज्यादा से ज्यादा बेसिकली उसको खरीदे। तो वहां पर बेसिकली इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है जहां पर गुड्स को सेल करा जा रहा है अप्रूवल या फिर रिटर्न बेसिस पे। तो मैं आपको बेसिकली यहां पे समझाता हूं कि ये वाली ट्रांजेक्शन जो होती है इसका जैसे मैंने मकसद क्या है, इंक्रीज करना सेल्स को या कोई नया प्रोडक्ट लेके आया है तब। और ये जो जनरली ट्रांजेक्शन्स होती है ना बेटा, ये आपके पास होती है मैन्युफैक्चरर या होलसेलर के बीच में वर्सेस द रिटेलर के बीच में। तो ये क्या होता है, तो हम जब बात करते हैं, एक होता है बेटा मैन्युफैक्चरर, ये मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूं, फिर सारी चीजें लिखी होगी, आपको ऐसा कोई नोट करने की जरूरत नहीं है। एक होता है बेटा होलसेलर, एक होता है रिटेलर, और एक होता है फाइनल कंज्यूमर। नो मैन्युफैक्चरर जो गुड्स बेचता है वो होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, रिटेलर कंज्यूमर को देता है जो फाइनल कंज्यूमर है। नाउ हु इज अ मैन्युफैक्चरर? मैन्युफैक्चरर वो है जो गुड्स को बनाता है, जो बेटा मान लीजिए बड़ी कंपनी, लेट्स से आईटीसी लिमिटेड है आपके पास, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, डाबर इंडिया लिमिटेड है, हिंदुस्तान लीवर है, ये सारी कंपनीज बेसिकली आपके साथ मैन्युफैक्चर, ये प्रोडक्ट्स बना रही है, प्रोडक्शन कर रही है। अब इनकी जो फैक्ट्री हो सकता है वो बेसिकली मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्टेट में है, मान लीजिए जो इनकी फैक्ट्री है वो हैदराबाद में है जी, ठीक है ना। अब वहां से इनकी प्रोडक्शन हो रही है और वो पूरे इंडिया में गुड्स मान लीजिए डिस्पैच हो रहे होंगे। अब वो क्या करते हैं, वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सिटीज में अपॉइंट करते हैं अपने होलसेलर्स, जो उनके बड़े एजेंट्स है बेसिकली। तो वो होलसेलर को गुड्स भेजते हैं, तो मैन्युफैक्चरर उसको गुड्स देता है, होलसेलर्स को देता है। हो सकता है ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल भी हो सकता है कि वो सेल ही दिखा देते हो, या वो एजेंट वाइज कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं जो कंसाइनमेंट का होता है। तो वो डिफरेंट मॉडल चल सकते हैं, पर मैन्युफैक्चरर किसको गुड्स भेजता है जनरली? होलसेलर्स को। और फिर होलसेलर किसको देता है? रिटेलर को ना। होलसेलर तो क्या एक पर्टिकुलर सिटी को, पर्टिकुलर बड़े एरियाज को कैटर कर रहा है ना, उसके नीचे अलग अलग रिटेलर। रिटेलर कौन है? जो दुकानदार है, जिसे हम रिटेल आउटलेट बोलते हैं, जहां से आप बेटा गुड्स खरीद के आते हैं। जो छोटी मोटी शॉप्स आपके हर सोसाइटी के बाहर, हर आप जहां पे रहते हैं कोठियों के बाहर, घरों के बाहर जो एरियाज में नियर बाय में रहते हैं वो होते हैं रिटेल आउटलेट्स। और वहां से जब आप गुड्स खरीद के आते हो तो आप बेसिकली क्या हो? आप कंज्यूमर हो, जो आप खरीद रहे गुड्स ना। ये जो ट्रांजेक्शन है ये जनरली जो टेक प्लेस होती है, ये टेक प्लेस होती है होलसेलर और रिटेलर वाले सेगमेंट में। होलसेलर और रिटेलर वाले सेगमेंट में ये इस चैप्टर के अंदर रेलेवेंस आ रहा है। या कई बार ऐसा होता है, कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली भी रिटेलर को गुड्स दे देता है। मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली भी किसको देता है? रिटेलर को। तो ये वहां पे भी इस्तेमाल हो सकती है। ये मैंने आपको बताया कि बेसिकली जो ये चैप्टर के अंदर हम ट्रांजेक्शन्स की बात करेंगे, ये आपके मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर या होलसेलर एंड रिटेलर के बीच में जनरली होते हैं, नॉट बिटवीन रिटेलर एंड कंज्यूमर। एक छोटी सी एक्सेप्शन मैं आपको जरूर बताऊंगा, ऑनलाइन सेल्स के मामले में जब आप ऑनलाइन गुड्स खरीदते हो उसमें एक छोटा सा जरूर रहता है कि वहां पे भी अप्लाई हो सकती है, पर मेनली जो रेलिवेंस है वो यहां पे आता है, ठीक है ना। अब यहां पे जो हमारे पास स्टार्टिंग में लाइन लिखी है वो चैप्टर का रेलिवेंस क्या है जी बेटा? नीड क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था, नीड है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट और टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, फर्म अपने गुड्स बेच सकती है ऑन अप्रूवल या रिटर्न बेसिस। तो वो मकसद बताऊंगा कि आपके अप्रूवल रिटर्न में होता क्या है, पर जनरली कोई नया प्रोडक्ट लेके आए हैं या अपने प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ाएं तो ऐसा होता है। और जनरली ट्रांजेक्शन्स होती है बिटवीन मैन्युफैक्चरर और होलसेलर एंड रिटेलर के बीच में। तो मेरा अभी सिर्फ आपको इतना बताने का मकसद था कि ट्रांजेक्शन्स किन के बीच में जनरली होती है बेटा, जनरली किन के बीच में होती है। नाउ यहां पर आपके पास चलता कैसे जी सिस्टम, तो वो मैं आपको सिस्टम बताता हूं विद द हेल्प। आपके पास एक एग्जांपल हम लेते हैं, तो हमारे पास साल शुरू होता है बेटा, जो हमारा साल शुरू होता है वो शुरू होता है जी 1 अप्रैल को, और खत्म होता है बेटा नॉर्मल तरीके से 31 मार्च को। नॉर्मल तरीके से खत्म होता है 31 मार्च को। नाउ जो सेलर है वो करने क्या जा रहा है, मान लीजिए उसने 1 मई को क्या किया, गुड्स किसी को दिए, अपने कस्टमर को गुड्स दिए, और 20 डेज का उसे समय दिया, यानी कि 20 मई तक का, इतने पीरियड का, कि तुम गुड्स को अपने पास रखो
और तुम उसे अप्रूव भी कर सकते हो या रिटर्न भी कर सकते हो। तो होने क्या जा रहा है यहां पे, जरा समझेंगे मेरे साथ ध्यान से। मैंने कहा कि यहां पर मान लीजिए हम ए टू बी की ट्रांजेक्शन की बात कर रहे, नॉर्मल ए बी मैं लेके समझा रहा हूं आपको, मैं एग्जांपल कोई भी ले सकता हूं। तो मैंने नाम ले लीजिए ए और बी। ए ने बी को गुड्स दिए, कौन सी तारीख को बेटा, 1 मई को। इन गुड्स की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट है मान लेते हैं जी 1 लाख, और वैसे जो इनका सेलिंग प्राइस है वो है 1,25,000। ये मैंने गुड्स बी को दे दिए, कौन सी तारीख को दिए बेटा, 1 मई को मैंने उसको गुड्स दिए। इस दिन मैंने उसको गुड्स दे दिए तो पोजेशन मेरे यहां से चला गया बी के पास। पर मैंने उसे क्या कहा है, मैंने उसे कहा है कि मिस्टर बी यू हैव 20 डेज टू अप्रूव और रिजेक्ट द गुड्स। आपके पास 20 दिन का समय है, आपके पास 20 दिन का समय है क्या करने का, गुड्स को अप्रूव करने का या रिजेक्ट करने का। गुड्स को अप्रूव करने का या फिर रिजेक्ट करने का आपके पास 20 दिन का समय है। तो आप गुड्स को अपने पास अप्रूव भी कर सकते हो या आप उसे वापस भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो। नाउ 1 मई को क्या मिस्टर बी को ओनरशिप चली गई, मेरा सवाल आ रहा है, क्या अब बी ओनर कहलाया जाएगा? आप कहेंगे सर नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ओनरशिप तो उसके बाद बेटा 20 मई तक जाएगी, या उससे पहले मैं अलग अलग सिनेरियो बताऊंगा। अभी वो ओनर नहीं बना, क्योंकि मैंने उसे ये बोला है कि आपके पास 20 दिन का समय है कि आप गुड्स को अप्रूव भी कर सकते हो या रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो अभी वो ओनर थोड़ा ना हुआ। 1 मई को जो सिर्फ जा रही है उसके पास, वो सिर्फ क्या जा रहा है बेटा, पोजेशन जा रहा है। 1 मई को उसके पास क्या जा रहा है, सिर्फ पोजेशन जा रहा है। 1 मई को जिस दिन मैंने उसको गुड्स भेजे, किसने, ए ने बी को, तो उस दिन बी के पास गुड्स का पोजेशन चला गया। पर क्या बी ओनर बन गया उस दिन? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि मैंने उसे क्या बोला है, आपके पास 20 दिन का समय अभी गुड्स को अप्रूव करने का, रिजेक्ट करने का। बेटा जब वो अप्रूव करेगा बेसिकली, तब वो ओनर माना जाएगा ना, तब वो ओनर माना जाएगा। और मैं अलग अलग और भी सिनेरियो बताऊंगा कि कब कब वो ओनर माना जाता है। तो जिस दिन गुड्स भेजे जाते हैं, ये बड़ी बात क्लियर है कि उस दिन जो पार्टी है जिसको गुड्स दिए जा रहे हैं, वो आपके पोटेंशियल बायर में जिसे बोल सकता हूं, वो आपके पास ओनर नहीं माना जाता। उस दिन सिर्फ ए के गोडाउन से गुड्स बी के पास चले गए, बी के गोडाउन में चले गए। अब कल को वो गुड्स को अगर अप्रूव कर देगा तो वो ओनर बन जाएगा, नहीं करेगा वापस कर देगा तो वो ओनर रहा ही नहीं। तो पोजेशन सिर्फ हमारे पास यहां से वहां तक गया है, ठीक है ना बात। अब सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है कि बी ओनर कब बनेगा, बी ओनर कब बनेगा। तो बेटा एक बात तो बड़ी क्लियर है, मैंने उसे कहा था तुम्हारे पास 20 दिन का समय है गुड्स को अप्रूव या रिजेक्ट करने का। तो मान लीजिए कि उसने 12 मई को मेरे को फोन करा और कहा आई एक्सेप्टेड द गुड्स, मैं एक्सेप्टेंस देता हूं आपको अपनी। तो ये आपके पास क्या हो गया, अप्रूवल आपका उसकी तरफ से आ गया। तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी कब, जब उसने गुड्स को अप्रूव करा। तो आपके पास हम यहां पे बात करने जा रहे हैं कि ओनरशिप कब कब ट्रांसफर होगी। तो ओनरशिप टू बी, सारी चीजें बेटा नोट्स में लिखी हुई अभी पढ़ाऊंगा, तो आपको सिर्फ समझना है मेरे साथ। पहला केस होता है आपके पास डायरेक्ट ऑब्लिक एक्सप्रेस कंसेंट। कि उसने मुझे मान लीजिए 20 दिन के अंतराल में ही मुझे कन्वे कर दिया कि ही हैज अप्रूव्ड द गुड्स, उसने कंसेंट अपना दे दिया। वो आपके पास माना जाता है कि गुड्स की उसने अप्रूवल दे दिया, तो ओनरशिप उस दिन ट्रांसफर हो जाएगी। सेकंड होता है बेटा इंप्लाइड कंसेंट। व्हाट इज इंप्लाइड कंसेंट? इंप्लाइड कंसेंट है कि उसने कुछ ऐसा एक्ट किया इस 20 दिनों में जिससे मुझे पता चल गया कि उसने गुड्स को अप्रूव कर दिया। मान लीजिए उसने गुड्स को आगे सेल कर दिया, या मान लीजिए उसने खुद ही उनको कंज्यूम कर लिया, या मैंने एक पर्टिकुलर लेवल तक इस्तेमाल करने को कहा था, उसने उससे ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। बेसिकली उसने गुड्स को इस्तेमाल ही कर लिया, यूज ही कर लिया। मैंने कहा था अपने पास रखो, तुम आगे लोगों को बेचोगे जैसे, तो अगर नहीं बिकेंगे तो तुम मुझे वापस कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर उसने तो कंज्यूम ही कर लिया, उसने आगे बेच ही दिया लोगों को। तो आपके पास उसके ऐसे एक्ट से शो हो रहा है कि उसने गुड्स को एक्सेप्टेंस दे दी। तो उसने गुड्स को कंज्यूम कर लिया, उसने गुड्स को इस्तेमाल कर लिया, तो उसके एक्ट शो कर रहा है, उसका एक्ट शो कर रहा है कि उसने एक्सेप्टेंस दे दी, विच इज नोन एज दी इंप्लाइड कंसेंट। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, बोलकर, बताकर। इंप्लाइड का मतलब है ऑटोमेटिकली पता चल रहा है, इंप्लीकेशन निकल के आ रही है उसके एक्ट से। और तीसरा होता है बेटा लैप्स ऑफ टाइम। बेटा मैंने कितने दिन का समय दिया था उसे गुड्स को अप्रूव या रिजेक्ट करने का?
सर आपने कहा था 20 डेज, तो बेटा इसका क्या मतलब है, अगर उसने 20 दिन के अंदर अप्रूव कर दिया रिजेक्ट कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर उसने 20वें दिन तक गुड्स को रिजेक्ट नहीं किया तो वो ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस है। मैंने क्या बोला, दोबारा सुनेंगे, मैंने कहा कि उसके पास 20 दिन का समय था गुड्स को अप्रूव करने का या रिजेक्ट करने का। अब अगर वो 20 दिन के अंदर मुझे अप्रूव कर दे गुड्स को तो ओनरशिप चलेगी, या उसने कोई ऐसा एक्ट शो किया जिसने वो बताया कि आपके पास उसके ओनरशिप चलेगी, इंप्लाइड कंसेंट, या 20 दिन का समय निकल गया और उसने गुड्स को रिजेक्ट नहीं किया। मान लीजिए बेटा उसने 15 तारीख को गुड्स वापस भेज दिए, तो फिर तो कभी ओनरशिप गई नहीं, फिर तो ओनरशिप गई नहीं, क्योंकि उसको मैंने यही तो कहा था या तुम अप्रूव कर सकते हो या तुम रिजेक्ट कर सकते हो 20 दिन के अंदर। तो 20 दिन के अंदर उसने या तो अप्रूव कर दिया तो ओनरशिप चलेगी, 20 दिन के अंदर उसने रिजेक्ट कर दिया तो ओनरशिप गई नहीं। पर 20वें दिन तक उसने कुछ नहीं कहा, टाइम ही खत्म हो गया, समय खत्म हो गया। तो जब समय खत्म हो गया, जितने दिन के अंदर उसे गुड्स को अप्रूव या रिजेक्ट करना था, तो वो ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस कहलाया जाता है। वो ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस कहलाया जाता है, जिसे बोलते हैं हम लैप्स ऑफ टाइम। जो समय दिया था वो खत्म हो गया गुड्स को रिजेक्ट करने का या अप्रूव करने का, तो वो ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस हो जाती है। तो ये आपके पास जो है तीन हमारे पास सिनेरियोज बनते हैं, तीन हमारे पास सिनेरियो बनते हैं जब ओनरशिप जाती है। किसको जाती है बेटा, जो बायर है उसको। जिस दिन गुड्स दिए जा रहे, भेजे जा रहे थे 1 मई को, क्या उस दिन ओनरशिप गई थी, मेरा पहला सवाल नहीं, उस दिन सिर्फ पोजेशन गया था। ओनरशिप कब जाएगी बेटा, तीन सिनेरियोस में, या वो 20 दिन के अंदर अपने पास कन्वे कर दो, उसने मुझे फोन किया और बता दिया मैं एक्सेप्ट करता हूं, आई अप्रूव द गुड्स, तो ओनरशिप चलेगी 12 मई, 10 मई, 8 मई, जो भी हो सकता है उस 20 दिन के अंदर। या उसने कोई ऐसा एक्ट किया जो एक्सेप्टेंस दर्शाता है उसकी, इंप्लाइड कंसेंट, उसने गुड्स को कंज्यूम कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। तीसरा आपके पास क्या है, तीसरा है कि 20 दिन निकल गए और उसने गुड्स को रिजेक्ट नहीं किया। क्या ये 20 दिन फिक्स होता है, नहीं बेटा, मैंने एग्जांपल लिया है, ये ऐसा नहीं कि 20 दिन आपके पास फिक्स होता है। इट कैन बी 10 डेज, इट कैन बी 20, इट कैन बी 1 मंथ, इट कैन बी 2 मंथ, जो मर्जी हो सकता है। मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए 20 डेज का एग्जाम्पल लिया, ठीक है ना। सो हमारे पास अभी हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं जरा, जैसे मैंने आपको कहा था, अभी आपके पास इफेक्ट पे आता हूं, पोजेशन वर्सेज ओनरशिप। तो जिस दिन गुड्स जा रहे, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, देयर इज अ चेंज इन द पोजेशन ऑफ द गुड्स ओनली एंड नॉट अ ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप ऑफ द गुड्स। तो जिस दिन भेजे जा रहे थे गुड्स ए के द्वारा बी को 1 मई को, उस दिन सिर्फ पोजेशन बी के पास गया, ओनरशिप नहीं गई। तो सवाल उठा ओनरशिप जाती कब है, तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की बात आई। तो हम कहते हैं बेटा एज पर द सेल ऑफ गुड्स, देयर इज अ सेल ऑफ गुड्स बेसिकली, in respect of the goods sent on approval or return basis the ownership will take place only। कब ओनरशिप जाती है, तो तीन अलग अलग आपके पास सिनेरियोज आगे। when the buyer or the customer gives his approval, that is a direct consent, जिसे मैंने एक्सप्रेस भी बोला था आपके कि उसने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया, अप्रूवल दे दिया उस 20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, जितना भी समय दिया था उसे। when the buyer or the customer does some act which denotes that he accepts the transaction, that is consumption or the use of the goods involved implied consent। उसने ऐसा एक्ट किया जो उसके एक्सेप्टेंस को दर्शाता है, विच इज इंप्लाइड कंसेंट। और तीसरा, इफ द बायर और कस्टमर हैज नॉट गिवन हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर बट रिटेन्स द गुड्स विदाउट गिविंग द नोटिस ऑफ रिजेक्शन ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम, इफ टाइम हैज बीन फिक्स्ड, और एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम, अगर टाइम फिक्स नहीं है, दैट इज लैप्स ऑफ टाइम। तो हमारे पास यहाँ पे तीन आ गए बेटा, डायरेक्ट कंसेंट, इंप्लाइड कंसेंट या लैप्स ऑफ टाइम। और लैप्स ऑफ टाइम में क्या लिखा है कि उसको जो समय दिया था गुड्स को वापस करने का, अप्रूव करने का, रिजेक्ट करने का, उसने वो समय निकल गया और उतने समय तक गुड्स को रिजेक्ट नहीं किया, मतलब 20 दिन के बाद तो ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस है। एक्ट के अंदर वैसे वर्ड लिखा है कि अगर समय डिसाइड नहीं होता, जैसे लिखा है कि आपके पास स्पेसिफाइड टाइम, अगर तो वो 20 दिन है तो वो खत्म हो गया, या एक्सपायरी ऑफ द रीजनेबल टाइम। रीजनेबल है आपका फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस पता चलता है, भाई समय नहीं था तो भाई हम अपने हिसाब से एस्टिमेट ले सकते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 20 दिन, 25 दिन, वो डिपेंड करता है आपके बाकी ट्रांजेक्शन के साथ, कि एक रीजनेबल समय के बाद हम ऑटोमेटिकली मान लेंगे कि जब समय डिसाइड नहीं था कि इतने समय के बाद ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस है। वो ऑब्वियसली हमारे पास कभी प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता कि आपसे पूछा जाए, हमें वो तो जनरल लॉ ने लिख के छोड़ दिया। हमारे पास तो सिंपल सी बात आ रही है बेटा, ओनरशिप कब जाएगी, जब उसने अप्रूवल दे दिया, जब उसने कोई ऐसा एक्ट शो किया विच शोज द एक्सेप्टेंस, और या फिर उसने गुड्स को रिजेक्ट नहीं किया और समय खत्म हो गया। तो एक दूसरी चीज आपके पास यहां पे और थी बेटा, दैट इज द इफेक्ट। जैसे मैंने कहा था यहां पे मेन पर्पस क्या है, इन द सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस द गुड्स विल बी डिलीवर्ड टू द कस्टमर्स विद द ऑप्शन होता है उनके पास, चाहे वो गुड्स को रिटेन कर सकते हैं, चाहे वो गुड्स को वापस कर सकते हैं विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, चाहे वो 20 दिन के अंदर गुड्स को अप्रूव कर दे, या वो गुड्स को वापस भी कर सकते हैं, और 20 दिन का समय उनके पास है इस गुड्स को अप्रूव या रिजेक्ट करने का। तो वो मेन आपके पास आ रहा है। अब यहां पे एक छोटी सी और चीज आ रही है, इन द करंट सिनेरियो
दिस प्रैक्टिस इज प्रिवेलेंट इन केस ऑफ ऑनलाइन सेल्स एज वेल. Where the buyer is given time of few days to return the goods if the buyer believes that the specification of the goods are different from the same mentioned on the website at the time of sale. There may be certain terms and conditions to administration of the return of goods. Like बेटा आपने फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह से, आप जबोंग वगैरह से कोई ऑनलाइन बेसिकली शॉपिंग करते हैं, आप कई बार वहां पे लिखा होता है कि आपके पास 7 डेज का या 10 डेज का आप गुड्स को वापस कर सकते हैं, बट एक समय होता है और टर्म्स पे होता है. वो टर्म्स आपके पास है गुड्स की जो पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस थी कि अगर वो आपके पास पसंद नहीं आ रही तो आप उतने समय के अंदर गुड्स को वापस कर सकते हैं. तो वो चीज लिखी गई है कि वहां पे भी करंट सिनेरियो में ऑनलाइन सेल्स के अंदर भी बात रेलिवेंट हो जाती है, और वो डिपेंड करता है कि उनकी क्या कंडीशंस थी बेसिकली, कि जब उन्होंने गुड्स दिए थे और वो रिटर्न की उन्होंने क्या कंडीशंस डाली हुई है कि आप 7 दिन 10 दिन के अंदर गुड्स को जो वापस कर सकते हो. एक छोटी सी ये भी बात आपके पास आगे लिखी हुई, ठीक है ना. सो हमारे पास जो मेन चैप्टर का रेलिवेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है जहां पे गुड्स को दिया जा रहा है कस्टमर को और उसे कहा जा रहा है तुम गुड्स को अप्रूव भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो, तुम्हारे पास कुछ पर्टिकुलर पीरियड का टाइम है. अब जिस दिन गुड्स उसको भेजे जा रहे हैं उस दिन सिर्फ पोजेशन जारी है, ओनरशिप नहीं जारी. ओनरशिप कब जाएगी बेटा, ओनरशिप जाएगी 3 सिनेरियो में, या वो उस समय के अंदर अप्रूव कर दे, या वो कोई ऐसा एक्ट कर दे जो उसकी एक्सेप्टेंस था, और तीसरा आपके पास क्या है, उसने समय के रहते हुए गुड्स को रिजेक्ट ही नहीं किया, तो आपके पास चीज आ रही है, ठीक है ना. नाउ अगली हमारे पास यहां पे बात निकल के आती है मेथड्स ऑफ द अकाउंटिंग. भाई अकाउंटिंग कैसे करेगा, तो अकाउंटिंग के लिए हम यहां पे इसको 3 हिस्सों में बांटते हैं. हम कहते हैं जब ट्रांजैक्शंस बहुत कम है, वेरी लेस, दैट इज इसे बोलते हैं कैजुअल सेल और रिटर्न. फिर हम कहते हैं ट्रांजैक्शंस फ्रीक्वेंट है बट न्यूमरस नहीं है, दैट इज फ्रीक्वेंट सेल और रिटर्न. और तीसरा है जब ट्रांजैक्शंस फ्रीक्वेंट और न्यूमरस है. वैसे सेकंड और थर्ड हम बाद में जाके करेंगे, अभी मैं आपको फर्स्ट समझाऊंगा, बट तीनों में फर्क क्या बेसिक है बता देता हूं. ट्रांजैक्शंस वेरी लेस है, बहुत कभी कभार साल में 2-4 बार ऐसी आपकी ट्रांजैक्शंस होती है, कम होती है, कम मात्रा की ऐसी ट्रांजैक्शंस है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस. दूसरा ट्रांजैक्शंस बार बार होती है पर नंबर कम है, मतलब मान लीजिए आपके 1 या 2 कस्टमर है जिसके साथ आप ये करते हैं और फ्रीक्वेंटली करते हैं, बट बहुत कम कस्टमर्स के साथ ऐसा आपके साथ होता है. और एक तीसरा है जब होती भी बार बार है और बहुत कस्टमर्स है, मान लीजिए 50 कस्टमर्स और सबके साथ आप इसी मॉडल पे काम कर रहे हैं, मतलब और बार बार हो रही है और नंबर भी बहुत ज्यादा है, तो वो चीज आ गई. अब हमारे पास जो केस नंबर 1 है उसके अंदर हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन इज ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी सेल्स. इसमें कुछ हम सेल और रिटर्न जर्नल बनाएंगे विद 4 मेन कॉलम्स. इसमें सेल और रिटर्न डे बुक एंड लेजर बनाते हैं जिन्हें मेमोरेंडम बुक्स बोलते हैं. तो अभी मैं सेकंड और थर्ड वाले पार्ट पे बेटा अलग से आऊंगा, बाद में आऊंगा. अभी जो हमारा मेन मकसद है वो पहले वाले को समझना है. मैंने सिर्फ एक बार के लिए आपको चैप्टर के अंदर जो 3 हमारे टॉपिक्स है उनको जो करना है, सेकंड और थर्ड सिमिलर होंगे, हम बाद में करेंगे. अभी मेरे लिए फर्स्ट वाला है क्योंकि फर्स्ट वाले में हमारा ज्यादा टाइम लगना और वो है आसान, वो भी, और सेकंड थर्ड भी आसान है, बट क्वेश्चन ज्यादा आपके जैसे फर्स्ट वाले के आते हैं तो हम उसको अपने पास अभी करने जा रहे हैं पहले. तो यहां पर हम समझने जा रहे हैं जब ट्रांजेक्शन की मात्रा बहुत कम है, बेसिकली आपके पास बहुत कम है, जिसे हम बोलते हैं कैजुअल सेल रिटर्न, तो हम बोलते हैं कि वो ऑर्डिनरी सेल उसे मान लें. ऑर्डिनरी सेल का मतलब है कि जिस दिन गुड्स का पोजेशन गया था उसी दिन आप सेल रिकॉर्ड कर लीजिए. बड़ी विचित्र सी बात है, बड़ी अलग सी बात है, बट हमारे पास यहां पे मेथड के अंदर हम कह रहे हैं कि जिस दिन गुड्स का पोजेशन दिया उसी दिन एक बार के लिए सेल रिकॉर्ड कर लीजिए. तो अभी मैं एग्जांपल समझाऊंगा. एक चीज हम इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं अपने पास, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है कि भाई कौन सा मेथड लगना है और बताता नहीं ट्रांजैक्शन कौन सी है, कितनी मात्रा की है, तो हमारा पहले वाला मेथड लगता है. तो जब क्वेश्चन बेटा साइलेंट होगा तो आप अपने पास फर्स्ट वाला लगाएंगे. कौन सा वाला लगाएंगे, फर्स्ट वाला लगाते हैं हम जनरली, ठीक है ना, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है. तो क्वेश्चन आपके कई बार बताता नहीं भाई मेथड 1 2 3 कौन से वाला है, ट्रांजैक्शन की मात्रा कितनी है, तो हम फर्स्ट वाले की ट्रीटमेंट लगाते हैं. फर्स्ट वाले की ट्रीटमेंट लगाते हैं कि आपके पास कैजुअल सेल रिटर्न जब ट्रांजैक्शन कम है और इसमें हम सेल रिकॉर्ड करेंगे ना. इसका क्या मतलब हुआ, चलो जी समझते हैं इसी एग्जांपल से ना. बेटा मैंने आपसे क्या कहा था कि 1 मई को गुड्स भेजे गए थे ए के द्वारा बी को और 20 दिन का उसके पास समय था गुड्स को अप्रूव डायरेक्ट करने का, मान लीजिए 20 मई तक हो गया. अब वो 3 केसेस में आपके पास ओनरशिप जा सकती है, या उसने बता दिया, या उसने एक्ट किया, या उसने 20 दिन तक नहीं किया कुछ. अब हमारे पास ये है एक्सेप्टेंस की बात हो रही. अब हम यहां पे बात करने जा रहे हैं कि आपकी एंट्रीज क्या क्या डलती है. अब मैं यहां पे कहने जा रहा हूं बेटा कि सबसे पहले आपके पास बात आती है कि जिस दिन गुड्स गए थे, तो जिस दिन गुड्स गए थे विच इज 1 मई, जिस दिन आपके पास गुड्स को डिस्पैच करा था, ये सिर्फ समझना है, अगेन कोई नोटिंग नहीं करनी, सिर्फ मेरे साथ बेटा समझना है.
हमारा ये मेथड आ रहा है जहां पे वो ये कहता है आप ऐसा करिए, मिस्टर ए को कहा जा रहा है कि आप इसी दिन सेल रिकॉर्ड कर लीजिए। तो आप एंट्री डाल दीजिए बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट विद वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस विच इज 1,25,000। क्या किया इसने उसी दिन सेल रिकॉर्ड कर ली। बेटा किस दिन सेल रिकॉर्ड कर ली? जिस दिन गुड्स का पोजेशन गया, डिस्पैच गया। पर वैसे आपसे मैं सही मायने में अगर पूछूं तो क्या उस दिन ओनरशिप ट्रांसफर हुई? आप कहेंगे सर नहीं, बिल्कुल नहीं हुई बेटा, बिकॉज ओनरशिप तो इन्हीं 3 सिनेरियोज में आपके पास होती है, अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। पर हम उसको अकाउंटिंग को भी ठीक कर देंगे, सो डोंट वरी। हम यहाँ पे यही तो कह रहे हैं कि ट्रांजेक्शन बहुत कम मात्रा में, तो ऐसा करिए जिस दिन भेजा है ना उसी दिन अपने पास आप क्या करिए, सेल रिकॉर्ड कीजिए। अब बाद में क्या हो सकता है, बाद में लेटर ऑन, तो लेटर ऑन आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज आती है बेटा। लेटर ऑन या तो वो गुड्स को वापस कर देगा, तो मान लीजिए उसने गुड्स को रिटर्न ही कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो बेटा जब रिजेक्ट कर दिया, मैं आपसे अगर पूछूं क्या उसको कभी ओनरशिप गई? नहीं, क्योंकि फर्स्ट डे भी पोजेशन गया था, ओनर तो वो बना ही नहीं था, और उसने ओनर बनने का फैसला भी नहीं किया, उसने गुड्स वापस ही कर दिए। पर क्योंकि मैं सेल की एंट्री डाल चुका था किताबों में, तो मैं सेल की एंट्री को रिवर्स कर दूंगा। क्या बात मेरी समझ आ रही है? मैं क्या कह रहा हूं, वैसे तो उसके पास ओनरशिप गई ही नहीं, ओनरशिप गई ही नहीं, पर हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमने किताबों में जिस दिन गुड्स भेजे थे हमने उसी दिन सेल की एंट्री रिकॉर्ड कर ली थी, तो हमने जिस दिन उसने गुड्स वापस भेजे हमने उस एंट्री को रिवर्स कर दिया। तो हमारी एंट्री क्या बन गई, सेल्स, या आप बोल दीजिए सेल रिटर्न टू डेटर्स, टू डेटर्स विद वैल्यू ऑफ 125। तो उसने गुड्स को वापस कर दिया बेसिकली। तो ओनरशिप तो बेटा कभी गई ही नहीं जब उसने रिटर्न ही कर दिया, क्योंकि दो ही चीजें हो सकती है अभी, या वो गुड्स को वापस करेगा या वो गुड्स को अप्रूव करेगा, मतलब उसको ओनरशिप जाएगी। तो यहां पे तो लेटर ऑन में ओनरशिप गई ही नहीं। जब आपके पास ओनरशिप गई ही नहीं, नो ओनरशिप, तो उस केस में हम अपने पास एंट्री को रिवर्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले सेल दिखा दी थी, इस वजह से। अब सवाल ये उठता है, ये तो बा केस नंबर 1। केस नंबर 2 है कि आपके पास अप्रूवल आ गया, या अप्रूवल आ गया या आपके पास लैप्स ऑफ टाइम हो गया। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है इन 3 में से कुछ एक हो गया। इन 3 में से कुछ एक होने का मतलब क्या, इन 3 में से कुछ एक हो गया जब उसको ओनरशिप चली गई। अब ओनरशिप जब चली जाएगी तो मुझे सोच के बताएंगे कि क्या इस समय एंट्री क्या डलेगी। तो सर वैसे तो हम जिस दिन ना सेल करते हैं हम उस दिन एंट्री डालते हैं, ओनरशिप जब जाती है डेटेड टू सेल की। पर बेटा मैं आपको इसका काउंटर दे रहा हूं कि मैंने कहा कि मैंने तो अपनी वो एंट्री 1 मई को ही डाल दी थी। मैंने तो जिस दिन गुड डिस्पैच करे थे ना उसी दिन दिखा दिया था डेटेड टू सेल। तो क्या मैं अपने पास आज दोबारा से डेटेड टू सेल दिखाऊंगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि मैं तो सेल की एंट्री पहले ही दिखा चुका हूं, तो इस वजह से मैं यहां पे कोई एंट्री नहीं डालूंगा। देखो जी, लीगल बात अलग है, किताबों की बात एक अलग हो रही है। लीगली वो ओनर आज बना है जिस दिन वो गुड्स को अप्रूव कर रहा है, या उसने इंप्लाइड कंसेंट हुआ, या समय खत्म हो गया 20 मई तक का गुड को रिजेक्ट करने का, तो लीगली ओनर वो आज बन रहा है, उस दिन बन रहा है, ठीक है ना। बट किताबों में मैं एंट्री जो सेल की है वो पहले ही डाल चुका था, तो मैं दोबारा से नहीं डालूंगा। मैं तो पहले उसे डेटर बना चुका हूं ना, तो मैं दोबारा से करूंगा। अगर उसने वापस कर दिया था तो वो ओनर कभी था ही नहीं, पर क्योंकि मैं सेल की एंट्री डाल चुका था तो उस एंट्री को मैंने रिवर्स कर दिया था, ठीक है ना, बात समझ आई। अब यहां पर कई बार क्या होता है बेटा, समझेंगे मेरी बात को, कई बार क्या होता है कि जो ये एक्सेप्टेंस होती है ना, जो हमारा सेकंड केस आ रहा है, इसमें एक्सेप्टेंस में कई बार प्राइस का डिफरेंशियल आ जाता है। सर ये क्या बात हुई? ऐसा है बेटा, अगर तो आपके पास सेम प्राइस है, सेम प्राइस का मतलब क्या हुआ, सेम प्राइस का मतलब है जो गुड्स की सेल प्राइस थी वो 1 मई को 1,25,000 थी, तो मैंने कहा था तुम जब भी एक्सेप्टेंस दोगे ना गुड्स की वैल्यू तो 1,25,000 ही रहेगी। तो अब तुम देख लो, तुमने एक्सेप्टेंस देनी है, तुम्हारे पास अप्रूव रिजेक्ट का तुम्हारे पास समय है, जैसे मैंने आपको कहा। तो अगर उसने वापस कर दिया, मैंने रिवर्स कर दिया, उसने अप्रूव कर दिया, मैं कोई एंट्री नहीं डालूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो डिस्पैच भी डाल चुका हूं। पर मैंने अगले केसेस में लेता हूं कि मैंने उससे यह कहा है मैं आज तुम्हें गुड्स दे रहा हूं, आज इन गुड्स की जो सेलिंग प्राइस वैसे 1,25,000 है, अगर तुम मुझे आज ही अप्रूव करते हो, ठीक है ना,
वो कहते हैं ठीक है, पर मैंने उससे ये बात भी बोली है कस्टमर को, ऐसा हो सकता है कि अगर तुम 10 दिन जैसे 20 दिन का समय दिया है तो 10 दिन 12 दिन 14 दिन जब तक भी तुम्हारे पास समय है गुड्स को अप्रूव रिजेक्ट करने का 20 दिन तक का, अब मैं उस दिन का फाइनल प्राइस मानूंगा जिस दिन तुम अपना अप्रूवल दोगे, या अगर समय खत्म हो गया तो 20 मई को मानूंगा अगर तुमने रिजेक्ट नहीं किया। मतलब बेसिकली जिस दिन ओनरशिप तुम्हें ट्रांसफर होगी ना, मैं उस दिन का फाइनल प्राइस लूंगा, मैं उस दिन का फाइनल प्राइस, और वो ऊपर नीचे हो सकता है, वो 1,25,000 से ज्यादा भी हो सकता है, 1,25,000 से कम भी हो सकता है। तो दो केस बन गए, या हायर प्राइस या आपके पास बेटा लोअर प्राइस। और जैसे मैंने कहा आपको नोटिंग करने की अभी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सारी चीजें आपके पास नोट्स में ऐसा गिवन है, वैल्यूज में अभी ले रहा हूं, वो तो हम क्वेश्चन करेंगे भी, सो डोंट वरी आगे जाके। अब हायर प्राइस का मतलब क्या है? हायर प्राइस का मतलब मान लीजिए उसने 12 मई को अप्रूवल करा, अब उस दिन जो वैसे सेलिंग प्राइस है वो उस दिन सेलिंग प्राइस पहुंच चुका है 1,30,000 और उसने एक्सेप्टेंस दी एंड ही इज एग्रीइंग। आप ये मत सोचना कि सर अब वो 130 हो गया तो वो एग्री क्यों करेगा क्योंकि 5,000 से बढ़ गया। बेटा वो इस चीज को जानते हुए कर रहा है, क्योंकि जब वो एक्सेप्टेंस दे रहा है अपनी, तो उसको ये बात पता है, और मेरी उससे पहले से बात कन्वर्ट थी कि जिस दिन वो एक्सेप्टेंस देगा या 20 तारीख तक अगर रिजेक्ट नहीं करता तो उस दिन ऑटोमेटिक अप्रूवल हो रहा है, तो उस दिन का जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस होगा वो उतने पैसे देने की जिम्मेवारी होगी उसकी। अब सवाल ये उठता है कि जिस दिन उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस आया तो उस दिन सेलिंग प्राइस पहुंच गया 1,30,000, क्या मैं एंट्री डालूंगा कि नहीं डालूंगा? नहीं, हमें एंट्री डालनी बनती है। क्यों? क्योंकि अभी जो मैंने एंट्री डाली थी जब गुड्स भेजे थे तो बेटा B2 सेल डाला था 1,25,000 से, तो मैंने उसे डेटर 125 से बना के सेल अपनी बुक कर लिया 125 की, पर जिस दिन उसने गुड्स को एक्सेप्टेंस दी उस दिन सेलिंग प्राइस पहुंच चुका है 1,30,000, उस दिन पहुंच चुका है 130। तो अभी 5,000 का और डिफरेंस आ गया ना बेटा, तो 5,000 रुपए से हम अपने पास एंट्री और डाल देंगे, तो एंट्री डालेंगे बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स विद वैल्यू ऑफ कितना 5,000, विद वैल्यू कितना 5,000। ये बात हमें समझ आ गई। तो 5,000 रुपीज से हमने उसे और डेटर बना दिया, क्यों? क्योंकि 125 से तो पहले ही बनाया हुआ है, सिर्फ 5,000 से और बनाना है, ठीक है ना बात। अब अगली चीज आती है, अगर प्राइस कम हो जाए, अगर प्राइस कम हो जाए तो मान लीजिए जो प्राइस रह गया वो रह गया जी 1,18,000, तो उसके लिए तो और अच्छा हो गया, पर वो एक्सेप्टेंस तो दी है उसने और प्राइस कम हो चुका है, हमारे बीच में एग्री था भाई, बढ़ेगा कम होएगा जो भी हम दोनों उसको करेंगे। अब इस केस में मैं उसे 125 से डेबिट कर चुका हूं, पर एक्सेप्टेंस हो रही है 118 पे हो रही है, तो 7,000 रुपए से कम करना पड़ेगा, तो मैं एंट्री क्या डालूंगा सेल्स टू बी, कितने से 7,000 से, डिफरेंस है। ये डिफरेंस से क्यों डल रही है दोबारा समझने की कोशिश करिए बेटा, क्योंकि मैं उसे B2 सेल 125 से पहले डाल चुका हूं। अगर तो प्राइस चेंज ही नहीं हो रहा था, प्राइस चेंज ही नहीं हो रहा था, फिर तो नो एंट्री थी ना। अगर प्राइस चेंज हो गया तो डिफरेंस की एंट्री डालेंगे, बढ़ गया तो B2 सेल, कम हो गया तो सेल टू बी करके वो उतने नेट पे पहुंच गया। ये तब है जब वो अप्रूवल दे रहा है, जब ओनरशिप जा रही है। अगली चीज आ रही है जब ओनरशिप गई नहीं थी, जब रिजेक्शन हो गया था पहले वाले केस में, जैसे मैंने कहा उस केस में तो हमने एंट्री रिवर्स ही कर दी थी। तो बहुत ही आसान सी बात है, बहुत ही आसान सी यहाँ पे बात आपके सामने हो रही है। यहां तक हमें बात बेटा बिल्कुल समझ आई हमारे पास, ठीक है जी। अब हमारे पास अगर आप देखेंगे पेज नंबर, आप इससे अगले पे जब आते हैं तो वहां पर आप अपने पास ये हेडिंग देखते हैं कैजुअल सेल और रिटर्न। इसमें मैंने कुछ चीजें समझा दी, अभी एक समझानी है, सो डोंट वरी, जितना समझाया एक बार मैं उतने की बात करता हूं। तो हमने जैसे कहा पहले हमारे पास आ रहा है कैजुअल सेल और रिटर्न, जिसमें हमने क्या बोला बेटा ट्रांजेक्शन जो है बहुत कम मात्रा में होती है, तो इसे क्या मानते हैं, हमने कहा ऑर्डिनरी सेल। ऑर्डिनरी सेल का मतलब क्या है, इसे सेल की बुक ऐड करेंगे, तो जिस दिन गुड्स डिस्पैच होंगे उस दिन एंट्री डाल देंगे डेटर टू सेल। अब बाद में जाके क्या हो सकता है लेटर ऑन, मैंने इसमें से दो चीजें समझा दी आपको, या तो गुड्स वो वापस कर देगा या गुड्स की एक्सेप्टेंस देगा। अगर उसने गुड्स वापस कर दिए तो बेटा ओनरशिप कभी गई नहीं उसे, क्योंकि जिस दिन भेजे तो उस दिन पोजेशन क्या था, ओनरशिप नहीं गई। ओनरशिप तो 3 सिनेरियोज में जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं तब जानी थी, तो उसने वापस ही कर दिए क्योंकि उसका समय था ना वापस करने का, अप्रूव करने, तो उसने वापस कर दिया। तो क्योंकि मैं एंट्री डाल चुका था तो उस एंट्री को रिवर्स कर दिया सेल्स या सेल रिटर्न टू डेटर। पर अगर उसने एक्सेप्टेंस दे दी मतलब कि ओनरशिप चली गई, अब जब ओनरशिप चली गई और अगर सेम प्राइस पे हो रहा है बेटा तो नो एंट्री, अभी जैसे समझाया। पर अगर हायर प्राइस या लोअर प्राइस पे हो रहा है तो डिफरेंस की एंट्री डल जाएगी, जैसे अभी 130 और 118 की बात करिए आपसे, तो 5,000 ज्यादा या 7,000 कम, तो उसकी एंट्री डल गई डेटर टू सेल या सेल टू डेटर। ठीक है जी, यहां तक हमारे पास बात बिल्कुल क्लियर हुई।
तो ये आपके पास यहां तक ये वाली चीज हमें समझ आती है। अब हम अगली बात समझते हैं कि हमारे पास फिर से मैं अपने पास ऐसे ही एक आपके पास साल लेता हूं। तो हमारे पास बेटा जो ईयर है वो शुरू हो रहा है 1 अप्रैल को और खत्म होता है बेटा 31 मार्च को। जैसे मैंने आपके सामने ट्रांजैक्शन ली थी भाई 1 मई, अब इसका कंसेंट कब हो जाना था 20 मई को। मतलब अगर मैं बात करूं तो आपने जो गुड्स बेचे थे 1 मई को, उसको भेजे थे और ओनरशिप का हो गया था, तो वो विद इन अ ईयर बेटा अकाउंटिंग ठीक हो गई थी। मतलब इन द सेंस अगर उसने अप्रूव कर दिया, हमने कुछ नहीं किया तो ठीक होगी किताबें, वापस कर दिया हमने रिवर्स कर दिया, ये हम सीख चुके हैं। ऐसे साल के बीच में बहुत चल रहा होगा, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन होगा आपका वो 20 दिन के अंदर वो अकाउंटिंग ठीक होगी, क्योंकि आप हो सकता है इसी से डिनाई करोगे पक्का कि सर 1 मई को हमें सेल नहीं बुक करनी चाहिए थी, ठीक है, बट 20 डेज के अंदर तो वो पोजीशन ठीक हो जानी थी ना, कि भाई ओनरशिप के साथ ही सेल की एंट्री मैच कर जानी थी अप्रूवल रिजेक्शन को देखते हुए। ये हमने बात समझ ली। पर ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि हमने मान लीजिए 25 मार्च को गुड्स भेजे और 20 दिन का समय है, तो 20 दिन का एक जनरल लिख देता हूं, 14 अप्रैल तक आपके पास उसके पास समय है। कब तक समय है? 14 अप्रैल तक का समय है 20 दिन को देखते हुए पार्टी को। तो ये 20 डेज का पार्टी के पास समय है गुड्स को अप्रूव रिजेक्ट करने का। अब हमने गुड्स किस दिन भेजे? 25 मार्च को। किस दिन भेजे बेटा? 25 मार्च को गुड्स भेजे। अब गुड्स की जो कॉस्ट है वही समझाने के लिए आपका ले लेता हूं, मान लेते हैं वही 1 लाख है और जो सेलिंग प्राइस है वो 125 है। अब मैं थोड़ा सा आपके पास एक ईयर एंड के एक पॉइंट को समझाने आ रहा हूं। नाउ सबसे पहले जो हमने सीखा बेटा, उसके हिसाब से 25 मार्च को आप एंट्री क्या डालेंगे? मान लीजिए कस्टमर यही है बी टू सेल्स, तो बी ही कस्टमर था, ए ने बी को दिए, तो आप एंट्री क्या डालेंगे? बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या उस दिन ओनरशिप गई? हाँ जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या उस दिन ओनरशिप गई बेटा? ओनरशिप सर नहीं गई, क्योंकि उस दिन तो सिर्फ पोजेशन क्या है। ओनरशिप कब जाएगी? 20 दिन का समय है उसके पास गुड्स को अप्रूव रिजेक्ट करने का, या वो 20 दिन के अंदर हमें बता देगा, या 20 दिन तक गुड्स को रिजेक्ट नहीं किया था। अलग अलग 3 सिनेरियो जो सीखे हमने पहले भी। तो बी टू सेल की एंट्री मैं तो डाल चुका हूं, कब? अपने पास जी बेटा, किस दिन डाल चुका हूं? जिस दिन मैंने गुड्स को भेजा है। नाउ हम कहते हैं कि 31 मार्च आ गई, साल खत्म हो गया, किताबें बंद करनी है, हमने बुक्स क्लोज करनी है, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, बैलेंस शीट बनानी है, सब करना है, और 31 मार्च तक उसका मेरी तरफ से कोई उसका अप्रूवल या रिजेक्शन नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंडेटरी थोड़ी ना कि उसके 5 दिन के 6 दिन के अंदर ही बताना, उसका समय 14 अप्रैल तक का है बेटा। उसका 14, अगर वो बेटा 28 मार्च को बता देना गुड्स अप्रूव कर दिए, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर 28 मार्च को वापस कर देगा तो मैं रिवर्स कर दूंगा एंट्री। ये तो हम सीख चुके हैं। पर मैं कहता हूं 31 मार्च आ गई और उसने कुछ नहीं किया, क्यों करेगा भी? क्यों? क्योंकि 20 दिन का समय अभी खत्म नहीं हुआ, 14 अप्रैल तक का उसके पास पूरा समय है गुड्स को वापस करने का, अप्रूव करने का। तो वो बैठा है अपने पास गुड्स को लेके। अब सवाल उठा मेरा, क्या आप इस एंट्री को ऐसे ही रहने देंगे बी टू सेल को? और तारीख आ गई 31 मार्च, जिस दिन फाइनल अकाउंट्स आपको क्लोज करने हैं। ये आ गई बेटा बैलेंस शीट की डेट, एंड ऑफ ईयर। अब साल खत्म हो रहा है, क्या बी टू सेल दिखाकर क्या 25,000 का प्रॉफिट क्या इस साल रिकॉर्ड नहीं कर रहे आप? आंसर इज यस। हमने बी टू सेल दिखाने से 25,000 का प्रॉफिट इस साल रिकॉर्ड कर लिया। 1 लाख वाले गुड्स को 1,25 में भेजा है, अभी बेचा थोड़ी ना है बेटा। जब साल के बीच में होता है ना, वो आज नहीं तो कल में बुक हो जाती है, बात तो क्लियर हो जाती है सिचुएशन। हमने तो सेम प्राइस, हायर प्राइस, लोअर प्राइस की भी बात कर ली, पर जब साल के अंत में दिया तो अब अकाउंटिंग को तो सही करना पड़ेगा ना। ठीक है, आपने एक ट्रांजेक्शन जिस दिन भेजे गुड्स उस दिन एंट्री डाल दी, पर क्या लीगली ओनरशिप गई? आंसर इज नो। तो क्या आप जेन्युइनली बी को डेटर दिखा सकते हो 31 मार्च की बैलेंस शीट में? आंसर इज नो। क्या आप अपने पास 25,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर सकते हो करंट ईयर में जब तक उसकी ओनरशिप नहीं गई? आंसर इज नो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 31 मार्च को साल को जब खत्म करना है तो हमें अपनी किताबों को बेटा ठीक करना पड़ेगा। तो ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? हम अपने पास यहाँ पे एंट्रीज डालते हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाली एंट्री को रिवर्स करते हैं। क्यों रिवर्स करते हैं? क्योंकि ये सेल कभी हुई ही नहीं। जब ये सेल हुई ही नहीं, जब ये सेल हुई ही नहीं, तो हम सेल रिकॉर्ड कैसे कर सकते हो? तो हम इस एंट्री को रिवर्स करेंगे। कब? 31 मार्च को। तो एंट्री डाल देंगे सेल्स टू बी 125 से।
तो क्या ऊपर वाली एंट्री नलीफाई होगी? बिल्कुल जी नलीफाई होगी, बात खत्म हो गई। और ये ऐसा क्यों किया आपने? ये ऐसा इसलिए किया बेटा आपने क्योंकि आपके पास ये सेल कभी हुई ही नहीं थी। आपने 25 मार्च को सिर्फ अभी उसको गुड्स भेजे हैं, उसके पास पड़े हैं आपके गुड्स, पर अभी तक उसने आपके गुड्स को अप्रूव नहीं किया और समय खत्म नहीं हुआ वापस करने का, तो इस वजह से कभी सेल हुई नहीं। तो इस वजह से आपने क्योंकि सेल की एंट्री बुक कर ली थी, तो उसको ठीक करने के लिए आपने इसको रिवर्स कर दिया, क्योंकि किताबें थोड़ी ना गलत कर देंगे। विद इन ईयर में तो बेटा ठीक हो जाता है, आज नहीं तो कल वो 1 मई 20 मई में फर्क पड़ जाएगा, बट यहां पर तो किताबें बिल्कुल सही करनी है ना, पूरे साल का ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बैलेंस शीट तो सही बननी चाहिए ना, इसलिए हम ऐसा करेंगे। अब अगली चीज आती है, इसकी वजह से बेटा प्रॉफिट जो रिकॉर्ड कर रहे थे वो भी खत्म होगी बात, आपके पास जो डेटर बना रहे थे वो भी, तो हम नॉर्मल पे आ गए। पर अब सवाल उठा, आप जब ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाते हैं बेटा, तो वहां पे लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, आपको आदत है 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेज, 2 डायरेक्ट एक्सपेंस, बाय सेल, बाय क्लोजिंग स्टॉक और जीपी आता है। ये क्लोजिंग स्टॉक कौन सा होता है? ये क्लोजिंग स्टॉक होता है जितना ओनरशिप आपकी है, जितनी ओनरशिप आपकी है गुड्स की, अभी जितना गुड्स आपने लोगों को नहीं बेचे वो आपके पास है। आपका स्टॉक जनरली बेटा कहां पड़ा होता है? आपका स्टॉक आपके गोडाउन में पड़ा होता है, क्योंकि जो नहीं बेचा वो आपके गोडाउन में ही तो पड़ा है, तो वो स्टॉक आप अपने पास, उसकी जो वैल्यू है वो आप कंसीडर कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात हो गई। पर अब अगला सवाल उठ के आया, क्या जो ये गुड्स थे क्या ये ए की प्रीमिसेस में पड़े हैं कि बी की प्रीमिसेस में पड़े? क्योंकि 25 तारीख को बेटा ए ने गुड्स को भेज दिया था बी को, ये बी की कस्टडी में पड़े हैं, मैंने पहले ही बोला था पोजेशन बी को बेटा 25 मार्च को चला गया, तो ये गुड्स अभी बी के गोडाउन में पड़े हैं, बी की कस्टडी में पड़े हैं। पर क्या बी इनका मालिक है कि ए मालिक है? अभी 31 मार्च को मालिक तो ए ही है, क्योंकि अभी तक गुड्स का अप्रूवल नहीं आया, तो मालिक ए है, पर पड़े किसके गोडाउन में है बेटा? बी के गोडाउन में पड़े हैं। तो क्या इसे हम सेल लेंगे? नहीं, हमने तो बेटा सेल तो रिवर्स कर दी, बात ठीक होगी। तो क्या हम इसे अब स्टॉक में लेंगे? हाँ जी बिल्कुल स्टॉक में लेंगे। पर सवाल ये उठा, जब आपने स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री हम जो डालते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, वहां पे आया होगा? एक बार के लिए तो नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि आपने तो सिर्फ अपने गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा है उसकी वैल्यू ले ली होगी। पर क्या इसको भी स्टॉक में लोगे? बिल्कुल जी, हम इसको भी स्टॉक का पार्ट लेंगे। तो इसलिए हम अपने पास यहाँ पे 31 मार्च को एंट्री डालते हैं स्टॉक की रिलेटेड, कि इसको भी कंसीडर करना है, तो इसकी एंट्री डलती है नॉर्मल एंट्री स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो आप अपना क्लोजिंग स्टॉक तो बढ़ाएंगे ना बेटा, पर जो क्लोजिंग स्टॉक होगा ना, फिर उसके 2 सेगमेंट हो गए। एक आपका स्टॉक आपके गोडाउन में पड़ा है जो इन हैंड खिला दिया जाता है, एक आप ही का स्टॉक आपके कस्टमर के गोडाउन में पड़ा है, वो आप ही का स्टॉक है, अभी ओनरशिप नहीं कही, मालिक आप ही हो, अभी ए ही है, पर वो पड़ा तो बी के गोडाउन में, तो उसको नाम क्या दीजिए? स्टॉक विद कस्टमर, ताकि ना पता रहे। उसको अकेला स्टॉक वर्ड इसलिए नहीं बोला, आप बोलेंगे सर आप उसे ना अकेला स्टॉक बोल दीजिए, बेटा फिर वहां ना गलती हो जाती है, कई बार आपको पता नहीं रहता कितना स्टॉक आपका दूसरे के पास पड़ा है, कितना अपने पास है। तो इसको बाइफरकेट करने के लिए अपने वाला तो नॉर्मल स्टॉक बोल देते हो, स्टॉक इन हैंड बोल देते हो, इसको हमने अलग नाम दे दिया स्टॉक विद कस्टमर। तो इसको आप दिखा देंगे ताकि वो आपके क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन जाएगा, वो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन जाएगा। और फिर आप प्रॉपर्ली जब बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, तो वहां पे आपके गोडाउन का प्लस जो आपका स्टॉक बी के पास पड़ा है वो आ जाएगा। पर इसको किस वैल्यू पे लेंगे? तो बेटा स्टॉक को जो लेते हैं वो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे लेते हैं, तो यहां पे इसकी कॉस्ट 1 लाख ही है, तो 1 लाख पे ले लेंगे, क्योंकि इसका मार्केट वैल्यू अगर देखें अभी 125 बोला। अगर देखिए प्रिंसिपल होता है जो हम स्टॉक इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में भी सीखते हैं हम अपने पास, कि स्टॉक को वैल्यू का प्रिंसिपल क्या होता है? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, जिसे आप नेट रियलाइजेबल वैल्यू को जनरली मार्केट प्राइस बोल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने मार्केट प्राइस एक तरीके से 31 मार्च का नहीं दिया, तो कॉस्ट ही कम है। अगर बेटा मार्केट प्राइस मान लीजिए 95,000 होता है इस दिन का, तो मैं इसे 95,000 से इस एंट्री को डालता। वो कंजर्वेटिज्म की वजह से बेसिकली बना है, जैसे हम डिटेल में अपने पास जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर में सीखते हैं बात को। तो यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल है हमारा, स्टॉक की एंट्री किस पे डलती है? कॉस्ट और एनआरवी नेट रिजर्व वैल्यू या मार्केट प्राइस जिसे आप बोलते हैं विच एवर इज लोअर, वो बारीकी को हम समझते हैं अपने पास इन्वेंट्री वैल्यूएशन के टॉपिक में। तो यहां पर हमने क्या किया, अब 31 मार्च को हमने अपनी पोजीशन बिल्कुल सही कर दी। कैसे? क्योंकि 25 मार्च को जिस दिन गुड्स भेजे थे हमने सेल की एंट्री बुक कर ली थी डेटर टू सेल दिखा के, पर क्योंकि 31 तक अप्रूवल नहीं आया तो ये कभी सेल हुई नहीं, कभी ओनरशिप गई ही नहीं, तो हमने उसको रिवर्स करके न्यूट्रलाइज कर दिया, पहले तो खत्म कर दी बात। फिर अब जितना स्टॉक कस्टमर के गोडाउन में पड़ा वो है तो मेरा ही स्टॉक,
तो उसको मेरे को अपने स्टॉक में लेना है, तो मैं क्या करूंगा, एंट्री डालूंगा स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। इससे क्या होगा, इससे वो आपका स्टॉक का पार्ट बन जाएगा। तो वो आपके पास एंट्री आई थी जो नॉर्मली ईयर एंड पे डलती है, स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब अगला सवाल आपके माइंड में आ सकता है, सर 31 मार्च के बाद, तो आफ्टर 31 मार्च मीन्स अगले साल क्या हो सकता है। 14 अप्रैल तक का समय था ना उसके पास गुड्स को अप्रूव या रिजेक्ट करने का, पड़े तो उसके पास ही है। मान लीजिए उसने 10 अप्रैल को अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, क्योंकि दो ही केस होंगे, या तो ओनरशिप जाएगी मतलब एक्सेप्टेंस देगा, या फिर 14 तारीख तक रिजेक्ट नहीं करेगा, तो एक तरीके से जो ओनरशिप जानी है। अब इस दिन क्या करेंगे, क्या एंट्री डालेंगे कि नहीं डालेंगे, क्योंकि पहले जब सिखाया था ना विद इन अ ईयर, तो बोला था जब एक्सेप्ट करते तो कोई एंट्री नहीं डलती, क्योंकि भेजने के समय डाल दी थी, तो एक्सेप्टेंस पे दोबारा नहीं डालते, वो तो प्राइस डिफरेंशियल में डाली थी हमने, ठीक है ना। पर यहाँ पे क्या एंट्री डालेंगे, हाँ बिल्कुल डालेंगे। क्यों डालेंगे बेटा, क्योंकि हमने 31 मार्च को ना एंट्री रिवर्स कर दी थी, तो हमने तो न्यूट्रलाइज कर दिया था, जो सेल दिखाई थी उसको 31 मार्च को रिवर्स कर दिया था, तो अब हम इस दिन एक्सेप्टेंस पे दोबारा नॉर्मल एंट्री डाल देंगे बी टू सेल्स 125 पे, क्योंकि 31 मार्च को मैंने अपनी किताबें बिल्कुल सही कर दी थी एज पर दी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बिल्कुल सही तरीके से करा। भाई जो मालिक ही नहीं था उसको कैसे हम डेटर बना देंगे जब ओनरशिप गई ही नहीं थी। तो अब उसने एक्सेप्टेंस दी तो हमने कर दिया, या उसने मान लीजिए रिटर्न कर दिया, दो ही केस हो सकते बेटा, या ओनरशिप जाएगी ओनरशिप नहीं जाएगी। अब जब उसने रिटर्न कर दिया तो क्या करेंगे, तो बेटा कोई एंट्री नहीं करेंगे, नो एंट्री, आपकी कोई एंट्री नहीं। क्यों, क्योंकि आपने अपनी किताब में सेल दिखाई ही नहीं। जब सेल दिखाई ही नहीं, क्योंकि सेल तो रिवर्स कर दी थी 31 मार्च को, तो न्यूट्रलाइज होगी बात, तो उसको डेटर बनाया भी नहीं तो रिवर्स क्यों करूंगा, क्योंकि 31 मार्च को पोजीशन बिल्कुल सही होगी, सिर्फ उसके गोडाउन में पड़े थे। तो होगा क्या, गोडाउन चेंज हो जाएगा, पोजेशन चेंज हो जाएगा, सो फिजिकल स्टॉक विल इंक्रीज, फिजिकल स्टॉक एट एज गोडाउन विल इंक्रीज। बात इतनी सी आ रही है, हम आगे क्वेश्चन में करेंगे बात, समझाऊंगा आगे क्वेश्चन में भी दोबारा, अभी मेरे साथ समझेंगे। मैंने क्या बोला कि बेटा अब तो 31 मार्च को बिल्कुल एक्यूरेट कर दिया ना, अब भाई जब एक्सेप्टेंस करी तो ओनरशिप गई तो डाल दीजिए डेटर टू सेल, अगर वापस कर दिए तो जब सेल ही नहीं रिकॉर्ड करी तो वापस में क्यों करेंगे, ये तो सिर्फ उसके गोडाउन में पड़े, जब उसके गोडाउन से मेरे गोडाउन में आ गए, मालिक तो मैं ही हूं, चाहे उसके पास पड़े थे मालिक तो मैं ही था ना, तो अल्टीमेटली अब उसके गोडाउन से अगर मेरे पास आगे एंट्री थोड़ी ना अलग से डालूंगा, मेरा फिजिकल स्टॉक बढ़ जाएगा। ये जरूर है, वैसे कह रहा हूं ये जरूर है कि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक था जो अगले साल का क्या बन गया होगा बेटा, ओपनिंग स्टॉक, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होता है बेटा इन हैंड स्टॉक, एक होगा विद कस्टमर, वो इकट्ठे ही तो वो है तो एक ही ना, इन हैंड और विद कस्टमर, मेरे पास पड़ा है कस्टमर के पास पड़ा है तो मेरा ही स्टॉक, तो वो इकट्ठे में ही तो काउंट होना है, सिर्फ उसकी जगह बदल गई, तो इसलिए वो पार्ट ओपनिंग स्टॉक का ही रहा है, इस साल में वो ओपनिंग स्टॉक का ही पार्ट रहा है, इसलिए हम कोई एंट्री नहीं डाल रहे, सिर्फ क्या हुई लोकेशन चेंज होगी, कस्टमर के प्रीमिसेस से मेरी प्रीमिसेस में मेरा स्टॉक वापस आ गया, तो हम एंट्री नहीं डाल रहे। वैसे कई बार आप ये बोल सकते हैं कि सर हम एक एंट्री डाल सकते हैं, अगर आपको सही लगे जो आप डाल सकते हो, वैसे अब वो एंट्री बनती है बेटा स्टॉक इन हैंड टू स्टॉक विद कस्टमर, कि आपने स्टॉक विद कस्टमर को जो डेबिट किया हुआ था उसको आप खत्म कर दो क्रेडिट करके और स्टॉक इन हैंड बढ़ा दो, बात एक ही है। वो है तो दोनों ओपनिंग स्टॉक का पार्ट ही ना, वो ओपनिंग स्टॉक के दो कंपोनेंट है, एक बेटा है आपके पास स्टॉक इन हैंड, एक बेटा पार्ट है स्टॉक विद कस्टमर, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट हो रही है, तो आप उसको अलग अलग करके करते हो तो भी ठीक है, तो एंट्री बना दीजिए स्टॉक इन हैंड टू स्टॉक विद कस्टमर, आप एंट्री डाली ही नहीं, पार्ट तो वो ओपनिंग स्टॉक का ही है ना, पार्ट तो वो ओपनिंग स्टॉक का ही है, करंट ईयर में तो वो ओपनिंग स्टॉक का पार्ट हो गया ना, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का क्या बन गया, ओपनिंग स्टॉक। तो जैसे मैंने आपको क्या बोला, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था वो करंट ईयर का बेटा क्या बन गया, ओपनिंग स्टॉक, और इसके दो कंपोनेंट है, एक है इन हैंड, एक है विद कस्टमर। बेटा जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो टू ओपनिंग स्टॉक बेसिकली आप अपने पास, या बाय क्लोजिंग स्टॉक इकट्ठे ही लिख देते हैं ना, वो इनर कॉलम में आता है इन हैंड और विद कस्टमर, तो अगर आप अपने पास इसे दिखाना चाहते हो एंट्री तो आप दिखा सकते हो, मना नहीं है कि जिसकी एंट्री आप क्या बनाएंगे, स्टॉक इन हैंड बढ़ जाएगा टू स्टॉक विद कस्टमर हो जाएगा, पर रहेगा तो ये पार्ट किसका ही, ओपनिंग स्टॉक का ही।
रहेगा तो पार्ट किसका ही, ओपनिंग स्टॉक का ही। तो आप चाहे मैंने जैसे कहा आप नो एंट्री भी बोल देंगे तो भी ठीक है, या आप ये एंट्री अगर डालने की बात करते तो भी ठीक है, आपके पास कोई फर्क नहीं। हम जनरली बोल देते नो एंट्री, हम सिर्फ बोल देते भाई फिजिकल स्टॉक बढ़ गया, क्योंकि मालिक तो आप ही हो, उसमें क्या फर्क हो गया। तो बात समझने की कोशिश करेंगे। जो मैंने यहाँ पे सिखाया, मेरा यहाँ पे आपको सिखाने का जो मेन मकसद था वो ये था बेटा, जब ईयर एंड पे ऐसी ट्रांजेक्शन हो रही है और एक्सेप्टेंस नहीं आई तो हमने किताबें तो सही करनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट सही करने, तो हमने जो सेल रिकॉर्ड कर दी थी उसको रिवर्स कर देंगे और चॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट एंट्री डाल देते एट कॉस्ट और एनआरवी विच लो। अगले साल जाके अगर अप्रूव करेगा तो सेल दिखा देंगे, रिटर्न करेगा कुछ नहीं करेंगे। ये इतनी सी बात आ रही है, जो कि अगर आप देखेंगे बेटा तो हमारे पास यहाँ पे बात लिखी हुई है, पेंडिंग अप्रूवल एट द एंड, जो अंत में बचे रह गए, साल खत्म हो गया, तो उस केस में सबसे पहले क्या करेंगे, आप सेल टू डेटर रिवर्स कर देंगे, जो एंट्री आपने डेटर टू सेल डाली थी वो रिवर्स हो जाएगी, और फिर दिखा देंगे स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। और ये एंट्री किससे डलती है, कॉस्ट और एनआरवी विच इज मार्केट प्राइस नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इसे पूरा बोलते हैं, विच एवरेज लोअर, इन दोनों में से लोअर पे डाल देते। और फिर मैंने तो आपको अगले साल की कहानी भी बता दी कि नेक्स्ट ईयर में क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट ईयर में अगर आपके पास बेटा अप्रूव होगा, या आप अगर नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर सकते हैं साथ साथ मेरे, तो नेक्स्ट ईयर में अगले साल जाके अगर अप्रूव होगा आप तो एंट्री डाल देंगे फिर से डेटर टू सेल, क्योंकि हमने पिछले साल तो रिवर्स कर दी थी ना एंट्री। और अगर रिटर्न कर देगा नो एंट्री, या जैसे मैंने बताई थी आप वो एंट्री एक डाल सकते थे, फिजिकल स्टॉक बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं फिजिकल स्टॉक आपके गोडाउन में बढ़ जाएगा, क्योंकि ओनरशिप तो कभी गई ही नहीं थी, क्योंकि हमने ठीक तो कर दिया था अपने पास, ठीक है ना। ये हमारे पास मेथड नंबर 1 है ना। यही एंट्रीज बेटा आपके पास जो है ऊपर लिखी हुई है, वैसे टेबल में मैंने नीचे अलग से चार्ट भी बनाया था। गुड्स जब डिस्पैच करे जाते हैं तो एंट्री क्या करते हो, डेटर टू सेल, सेलिंग प्राइस पे 125 पे, जो हमने एग्जांपल लिया था। गुड्स जब अगर वापस कर देगा तो रिवर्स कर दी एंट्री, सेल रिटर्न टू डेटर्स, सेलिंग प्राइस पे। अगर एक्सेप्ट कर दिया तो नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, सिंस हम पहले ही रिकॉर्ड कर चुके हैं सेल, ठीक है ना, विद इन अ ईयर जैसे बात की थी। अगर ज्यादा प्राइस पे करा या कम प्राइस पे करा तो डेटर टू सेल या सेल टू डेटर विद द डिफरेंस, यही आपको बताया था बेटा। फिर आता है ईयर एंड, जो पेंडिंग अप्रूवल एट द एंड ऑफ द ईयर है, जितने कुछ भेजे हुए जिनका अप्रूवल नहीं आया अभी तक, उनको क्या करते हो, एंट्री रिवर्स कर देते हो सेल टू डेटर, सेलिंग प्राइस पे। और जो स्टॉक रिकॉग्नाइज करना है उसकी एंट्री क्या आ गई, स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट, और ये किस पे आ जाता है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस में, ठीक है ना। तो ये हमारे पास अभी मैंने आपको क्या समझाया, सिर्फ इस पर्टिकुलर में वीडियो में हमने अपने पास बेटा चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझा, जो चैप्टर का मेन रेलिवेंस आ रहा है कि गुड्स भेजे जा रहे हैं, पोजीशन जा रहा है कस्टमर को, इस पे बेटा या वो अप्रूव कर सकता है, वो वापस कर सकता है, एक पर्टिकुलर समय दिया जाता है उसे। ओनरशिप कब जाती है, जब वो अप्रूवल दे दे या वो कोई एक्सेप्ट कर दे जिस शोर्स एक्सेप्टेंस, या समय खत्म हो जाए रिजेक्शन का, तो आपके पास है। हम पहला मेथड कर रहे हैं जब ट्रांजेक्शन बहुत कम मात्रा में होते हैं, तो उसमें बोलते हैं ऑर्डिनरी सेल रिकॉर्ड कर ले आप उसे, जिस दिन भेजे उसी दिन। और फिर अगर वो अपने पास वापस कर दे तो रिवर्स कर दो, अप्रूव कर दे नॉर्मल प्राइस है, सेम प्राइस है, तो कोई एंट्री नहीं। बट अगर ज्यादा कम प्राइस पे हो रहा तो डिफरेंस की एंट्री डाल दो। और अगर साल के अंत में जो बचे रहेंगे, क्योंकि किताबें अब ठीक करनी है, तो एंट्री रिवर्स करो सेल की, और उतना क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर्स टू ट्रेडिंग अकाउंट अपने पास एंट्री दिखा दीजिए, ठीक है ना, वो कॉस्ट पे आ जाएगा। इससे क्या होगा, आपकी किताबें बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि हम अकाउंटिंग थोड़ी ना अपने पास बिल्कुल गलत कर देंगे, साल का प्रॉफिट थोड़ा ना गलत निकाल देंगे। जब गुड्स भेजे है और वो अभी तक अप्रूव ही नहीं हुआ तो उसको थोड़ा ना प्रॉफिट में रिकॉर्ड कर लेंगे। विद इन अ ईयर तो आपके पास क्या होता है बेटा, विद इन अ ईयर तो आपके पास वो एडजस्टमेंट हो जाती है, वापस कर दिया, अप्रूव कर दिया, तो वो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट 20 दिन 30 दिन के अंदर हो जाएगी। और जो साल खत्म हो रहा है उसको तो हमें ठीक करना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पे बात सीखी अपने पास मेथड 1। अब हम इसी से रिलेटेड अपने पास आगे करते हैं, इससे रिलेटेड बेटा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ऑफ दी मेथड नंबर 1 बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जी, हम क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट्स है, ए एंड बी, दोनों अलग अलग बेटा इंडिविजुअली पार्ट्स आ रहे हैं, हम एक एक करके अपने पास पार्ट पढ़ेंगे और उसको फिर सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आ रहा है, एन कंपनी सेंड गुड्स टू इट्स कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हुई इस साल में, बेसिकली 2021 में, सितंबर 15 को सेंड गुड्स टू द कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, जो कि जा रहे कॉस्ट प्लस 33 1/3%, दैट इज कॉस्ट प्लस 1/3, 33 1/3% मतलब 1/3 ऑफ द कॉस्ट, तो वो 1,00,000 वैल्यू है। अक्टूबर 20 को कुछ गुड्स कस्टमर ने रिटर्न कर दिए 40,000 के,
नवंबर 25 को लेटर ऑफ अप्रूवल मिल गया कस्टमर से 40,000 और 31 दिसंबर को कस्टमर्स के पास अभी गुड्स पड़े हैं अवेटिंग अप्रूवल, मतलब पेंडिंग अप्रूवल, अभी तक ना उन्होंने अप्रूव किया ना चेक किया, बेसिकली वो पड़े अभी उनके पास 20,000 के। कह रहे एएन कंपनी रिकॉर्ड सेल और रिटर्न ट्रांजेक्शन ऑर्डिनरी सेल, जो हमारा मेथड 1 है अभी वही है, तो बेसिकली ऑर्डिनरी सेल मानते हैं ना भी बोलता तो वही आपका जनरली लगता है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एएन कंपनी एज्यूमिंग अकाउंटिंग ईयर तो खत्म होता है 31 दिसंबर को, वो आपके पास ऊपर 31 दिसंबर देख के लिख के पता भी चल गया था। तो हमें यहाँ पर नॉर्मल कोर्स की तरह हमें यहाँ पे बेटा जर्नल एंट्रीज डालनी है, जो ज्यादातर आपके क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे वहाँ जर्नल एंट्रीज हम डालने की बात करते हैं। तो हमें जर्नल एंट्रीज डालनी है द बुक्स ऑफ एएन कंपनी, अभी हम इस पार्ट को करने जा रहे हैं, फिर हम अगले पार्ट पे चलेंगे। तो नॉर्मल फॉर्मेट है बेटा जर्नल एंट्रीज डालने का, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, और ऊपर ये बुक्स किसके बेटा, बुक्स ऑफ एएन कंपनी। तो आप अपने पास नॉर्मल तरीके से हमेशा की तरह वीडियो को पॉज करके अपने पास फॉर्मेट को बना सकते हैं। सो इट इज डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। नाउ लेट अस स्टार्ट पासिंग द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एएन कंपनी। सबसे पहली ट्रांजैक्शन बेटा कौन सी तारीख को थी, 15 सितंबर को, जब गुड्स को भेजा है। तो 15 सितंबर 2021 बेसिकली आपके पास जो एंट्री आ रही है, तो 15 सितंबर 2021 को आपकी एंट्री बन गई, क्या बनेगी बेटा, डेटर्स टू सेल, जो कस्टमर्स को भेजा है, तो एंट्री आ गई डेटर्स, या हम इसे बेटा बोल देते ट्रेड रिसीवेबल, बात वही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, बस आगे जाके आप अपने पास कोई भी एक अकाउंट यूज कर लीजिए, जो ऊपर यूज करते हैं कोशिश करिए वही बार बार यूज कर लिए। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितनी वैल्यू से बेटा, 1 लाख से। तो 1 लाख इज द एक्चुअली द सेलिंग वैल्यू, मतलब सेलिंग प्राइस जो आपके पास है 1 लाख है, तो इतनी वैल्यू के गुड्स को भेजा है। ये जो वैल्यू निकल के आई है कॉस्ट प्लस 1/3 निकल के आई, हम तो सेलिंग प्राइस से एंट्री डाल दी, लेकिन हमने तो सेलिंग। डेटर वाले में आप बेटा डेटर टू सेल प्रेफर कर लीजिए, अगर आप ट्रेड रिसीवेबल टू सेल लिखना चाहते हैं वो लिखिए, फिर आगे जाके भी ट्रेड रिसीवेबल यूज करना, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल दे किसी को यूज करने के लिए या उसमें लिखा हो तो हम फिर उसको यूज कर लेते हैं, वरना आप डेटर यूज कर लिए, कस्टमर यूज कर लीजिए, ट्रेड रिसीवेबल यूज कर लीजिए, बात एक ही है, यू विल गेट योर फुल मार्क्स। और नरेशन सिंपल आ जानी है। फर्स्ट क्वेश्चन है तो आपके पास बता देता हूं, बीइंग गुड्स सेंट ऑन या सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, तो बेसिकली गुड्स को भेजा है अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में, तो वो आपके पास एंट्री बन गई। 9 अक्टूबर 20 को क्या हुआ बेटा, क्वेश्चन ने आपको क्या बोला, गुड्स रिटर्न कर दिए कस्टमर्स ने 40,000 के। तो सवाल ये उठता है क्या कस्टमर्स को ओनरशिप गई थी 40,000 के एक्सचेंज का, आंसर इज नो, क्योंकि हमने भेजे थे उन्होंने वापस ही कर दिए, पहले ही अप्रूवल के समय से पहले ही वापस कर दिए, ठीक है ना। तो उस केस में जब रिटर्न ही कर दिए तो आपके पास ओनरशिप तो कभी गई नहीं, पोजेशन यहां से वहां गया, वहां से यहाँ वापस आ गया, पर क्योंकि हम सेल रिकॉर्ड कर चुके तो उसको क्या कर देते, रिवर्स कर देते। तो एंट्री क्या आ जाएगी बेटा, सेल्स अकाउंट डेबिट, या आप सेल रिटर्न भी बोल सकते हैं, तो सेल्स और सेल रिटर्न लिख लीजिए, मैं दोनों ही लिखवा देता हूं, सेल्स अकाउंट या सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, एक ही बात है। कितनी वैल्यू है बेटा यहाँ पे, 40,000, कितनी वैल्यू, 40,000, ठीक है ना। और नरेशन क्या बनेगी बेटा, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर्स, क्योंकि हम पहले सेल रिकॉर्ड कर लेते हैं जिस दिन भेजते हैं, तो इस वजह से जब वो वापस करते हैं तो हम उसको रिटर्न बुक कर लेते हैं रिटर्न की एंट्री डाल देते हैं, ठीक है ना। देन अगली एंट्री आ रही है 25 नवंबर को। अब बेटा 25 नवंबर को क्या एंट्री आ रही है आपके पास, उन्होंने अप्रूवल का लेटर मिल गया, इतने कस्टमर्स ने अप्रूवल दे दिया अपना, कितने का, 40,000 का। तो 40,000 की तो आपको एक्सेप्टेंस ही मिल गई, तो इसकी क्या एंट्री डालेंगे, बिल्कुल सही बेटा, नो एंट्री। क्यों, क्योंकि हम तो सेल की एंट्री पहले ही बुक कर चुके, अभी उनका कंसेंट आ गया, अब ओनरशिप उनको चली गई, पर क्योंकि हम सेल की एंट्री तो पहले ही रिकॉर्ड कर चुके हैं तो आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। तो हम तो चाहे यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो ब्रैकेट में, बीइंग आपका सेल एंट्री ऑलरेडी पास ऑन
15 सितंबर भाई, क्योंकि हम तो सेल एंट्री ऑलरेडी रिकॉर्डेड ऑन 15 सितंबर है ना, तो सेल एंट्री ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, इट इज नॉट नरेशन, क्योंकि एंट्री तो डली नहीं, और ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। बीइंग आपके पास जो सेल एंट्री ऑलरेडी रिकॉर्डेड ऑन 15 सितंबर, तो इस वजह से हमें अभी एंट्री द्वारा डालने की जरूरत नहीं है जी, ठीक है ना। फिर आता है बेटा आपके पास साल का अंत, विच इज 31 दिसंबर। अब 31 दिसंबर को गुड्स पड़े अभी उनके पास 20,000 का, और पेंडिंग अप्रूवल है, पेंडिंग अप्रूवल मतलब इनका अप्रूवल नहीं आया, तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, सेल की एंट्री रिवर्स करेंगे, तो एंट्री आएगी सेल्स टू डेटर, क्योंकि हमने सेल दिखाई हुई है। टोटल बेटा 1 लाख के थे, 1 लाख में से देखिए 40 का अप्रूवल आ गया, 40 के रिटर्न हो गए, 20 के बच गए, तो अभी तक उनका टाइम पीरियड खत्म ही नहीं। देखो टाइम पीरियड तो यहाँ बताया नहीं, तो क्वेश्चन की जनरल इन्फॉर्मेशन से ही चल रहा है ना, तो ऑटोमेटिक सी बात है, रिटर्न आ गया, रिवर्स कर दी, अप्रूव हो गया, कुछ नहीं करेंगे क्योंकि सेल पहले रिकॉर्ड कर दी। जो बचे हैं उसको सेल दिखा नहीं सकते, तो उसको रिवर्स किया, तो 20,000। तो बीइंग सेल एंट्री रिवर्स। नरेशन में सिर्फ टू द पॉइंट लिख रहा हूँ आपके पास बेटा, पूरी पूरी लाइनें नहीं लिख रहा, नॉर्मल बता रहा हूँ कि बस आपके पास मेन बात क्या है। तो आपने सेल एंट्री रिवर्स कर दी, पर साथ के साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे दिखाना है स्टॉक विद कस्टमर्स टू ट्रेडिंग काउंट। तो आपका अपना जो क्लोजिंग स्टॉक है बढ़ जाएगा, क्योंकि कुछ स्टॉक आपका किसके पास पड़ा है, कस्टमर्स के पास पड़ा है, तो वो एंट्री आपके पास आएगी स्टॉक विद कस्टमर्स टू ट्रेडिंग काउंट। क्या वो भी 20,000 से ही दिखा दूं बेटा, क्या वो भी 20,000 से दिखा दूं, आंसर इज नो। हम अपने पास जो गुड्स भेज रहे थे वो भेज रहे थे कॉस्ट प्लस 1/3। तो यहाँ मैं वैसे ही आपके पास वर्किंग यहीं दिखा देता हूँ, मतलब ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास जैसे आप अलग से बना लीजिए, तो हमारा जो जा रहा था वो सेलिंग प्राइस क्या था, बेसिकली कॉस्ट प्लस 1/3 ऑफ कॉस्ट करके जा रहा था। तो इसका क्या मतलब है, एक जनरल बात करता हूँ आपसे बेटा, ताकि एंट्री निकल आए। अगर कॉस्ट मेरी 300 है, मैंने 100 इसलिए लिया, डेसिमल में जाएगा, तो प्रॉफिट आपका बेटा 100 है। तो यानी कि आप कितने में गुड्स को बेचते हो, 400 में। आप एक्स लेके भी कर सकते हो, अगर कॉस्ट एक्स है तो प्रॉफिट हो गया 1/3 एक्स, तो उससे भी निकल आएगा आपके पास सॉल्व करके। हमें तो सेल वैल्यू पता है 20,000, हमें तो कॉस्ट निकालनी है। तो अगर सेलिंग प्राइस बेटा आपके पास 400 है, तो कॉस्ट 300 हुई। तो अगर सेलिंग प्राइस आपके पास कितना था, 20,000, तो कॉस्ट कितनी हुई, 20,000 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 400, विच इज 3/4, कितना आ गया जी, 15,000। कितना आ गया बेटा, 15,000। तो आपके पास कॉस्ट निकल के आई 15,000, तो एंट्री किससे चल रही है, 15,000 से, जो आपने स्टॉक रिकॉर्ड करा। तो आपके नरेशन में सिंपली लिख देंगे बीइंग स्टॉक रिकॉर्डेड। तो बीइंग हमने अपने पास जो स्टॉक विद कस्टमर पड़ा है उसे रिकॉर्ड करा। अब आप चेक भी कर सकते हो, 15,000 की कॉस्ट वाले गुड्स है, उसमें 1/3 अगर ऐड करोगे, 1/3 कितना बना, 5,000, वो करके 20,000 आ गया ना। देखो जी यहाँ पे प्रॉफिट रेट जो था वो ऑन कॉस्ट है, जब कॉस्ट प्लस 1/3 लिख दिया, 33 1/3% मतलब 1/3, तो वो ऑन कॉस्ट है, ऑन सेल नहीं है प्रॉफिट का रेट, ऑन कॉस्ट है। तो जब ऑन कॉस्ट है तो हमने उसको 100 नहीं लिया मैंने यहाँ पे, इसलिए क्योंकि डेसिमल में जाता आप कंफ्यूज होते, मैंने इसलिए उसे ऐसा नंबर ले लिया जो डिवाइड बाय 3 हो जाए। तो आप 30 ले लो, 300 ले लो, 3,000 ले लो, 60 ले लो, 20 बेसिकली 24 ले लो, कोई भी ले लो जो 3 सीट विजुअल, ताकि आपका वो यूनिटरी मेथड बन जाए, उसका यूनिटरी मेथड आपका इजीली बन जाए वो। तो यूनिटरी मेथड बन गया हमारे पास, उससे आपके पास इजीली आ गया, ठीक है ना। सो ये हमने अपने पास निकाली कॉस्ट, और अब बाद में चेक कर लो भैया, 15,000 प्लस 1/3 करके कितना बन गया, 20,000 बन गया। या आप एक्स लेके भी निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप एक्स लेके निकाल लीजिए। तो जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है वो कर लीजिए, हमें तो बेसिकली अमाउंट चाहिए बेटा इस एंट्री को डालने के लिए, तो वो हमने अपने पास यहाँ पे किया है, ठीक है ना। तो हमारे पास सिंपल था, जब भेजे तब सेल पूरी रिकॉर्ड कीजिए, वापस आए रिवर्स कर दिया, जब अप्रूवल हुआ कुछ नहीं करना, जो पेंडिंग अप्रूवल है उसका क्या करना है, सेल रिवर्स करी, और स्टॉक विद कस्टमर्स टू ट्रेडिंग दिखा दिया, कॉस्ट और एनआरवी विचेवर लो, और यहाँ एनआरवी दी नहीं है तो सीधा कॉस्ट भी आ गया, तो वो आपके पास एंट्री बन गई। तो इसके साथ हमारे पास क्या हो बेटा, केस नंबर हमारा जो ए था वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना, आपका पार्ट ए। अब चलते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी है अमित रन्स एन ऑनलाइन स्टोर।
where the goods are casually sold on sale or approval basis, the following is the information provided to you. डेट पर्टिकुलर अमाउंट दे रहा है 10 फरवरी को सेल करी अप्रूवल बेसिस है 25% ऑन कॉस्ट, हमारा प्रॉफिट रेट बेसिकली ऐसे करके हम दे रहे हैं 120 और ये कॉस्ट वैल्यू दी है, ये कॉस्ट दिया है, सेलिंग प्राइस नहीं दिया, ये कॉस्ट लिखी है उसने बड़ी क्लियरली। 20 फरवरी को कुछ वापस कर दिया गुड्स कस्टमर ने 80,000 के, 15 मार्च को अप्रूवल आया 40,000 का और 31 मार्च को अभी अवेटिंग अप्रूवल है, सिमिलर टू दी फर्स्ट वन है। सारे गुड्स जो सोल्ड करे थे ऑर्डिनरली इन द कोर्स ऑफ, आपके पास ऑनलाइन बिजनेस है, मेथड वन ऑर्डिनरी आपके पास मेथड की बात हो रही है। कंसिडरिंग दैट ही क्लोजेस द बुक्स ऑन 31 मार्च, यू आर रिक्वायर्ड टू पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमित टू रिकॉर्ड द अब ट्रांजेक्शन। तो हमारे पास ईयर एंड यहाँ 31 मार्च को रहा है तो उसके हिसाब से एंट्रीज डालनी है। एडिशनली इट हैज बीन प्रोवाइडेड कि 15 अप्रैल को बाद में कस्टमर्स ने रिजेक्ट कर दिया गुड्स को फॉर विच अप्रूवल हैज बीन पेंडिंग ऑन 31 मार्च, डील विद द सेम अकॉर्डिंगली। तो बाद में जाके कभी एक छोटा सा पॉइंट में आपको सिखा दूंगा कि उसका क्या करना है, वो तो 15 अप्रैल का। पहले आप नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स की बात करेंगे बेटा, अपने पास 10 फरवरी 20 फरवरी 15 मार्च और 31 मार्च और उससे रिलेटेड एंट्रीज डालते हैं। तो अब हमारे पास पार्ट बी आपके पास आ गया जिसके अंदर क्या है बेटा, बुक्स ऑफ अमित। ठीक है जी, हमने अपने पास एंट्रीज डालनी शुरू करनी है अकॉर्डिंग टू द ट्रांजेक्शन्स, एक एक करके हम पढ़ते चलते और डालते जाते हैं। सबसे पहले बेटा आ रही है 10 फरवरी को। अब 10 फरवरी को जिस दिन गुड भेजे एंट्री क्या बनेगी बेटा, डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल, एक ही बात है, टू सेल्स या कस्टमर्स भी लिख सकते हैं। और नरेशन क्या बन जाती है बेटा, सिंपली बीइंग गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। जो गुड्स को भेजा जा रहा है अप्रूवल और रिटर्न बेसिस है। अब सवाल उठा क्या ये एंट्री 120 से डलेगी बेटा, जो कॉस्ट दे रखी है, क्योंकि ये तो कॉस्ट बताई हुई है ना उसने क्वेश्चन में, हमें कॉस्ट बताइए, ये वैल्यू तो सेलिंग प्राइस से डलेगी ना। और सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा बेटा, आपका 25% प्रॉफिट का रेट है ऑन कॉस्ट, तो 120 के अंदर 25% ऐड करना है। तो बेटा कॉस्ट हमारे पास जो है 120 है, प्रॉफिट जो है 25% है ऑफ 120, तो कितना बन गया 120 का 25% विच इज 30,000। ठीक है जी, तो आपका सेल वैल्यू आ गई, सेलिंग प्राइस विच इज 150। तो ये एंट्री आपकी कितने से आ जाएगी 1,50,000। मैंने वर्किंग यहीं दिखा दिया आपके लिए, ठीक है ना, 1,50,000। तो पहली एंट्री हमारे पास हो गई जी, ठीक है ना। हाँ जी, यहाँ तक आपके पास हो गया बेटा। नो, अगली आपके पास बेटा क्या चीज आ रही है, अगली एंट्री हमारे पास आ रही है 20 फरवरी को। 20 फरवरी को क्या किया, गुड्स रिटर्न कर दिए कस्टमर्स ने, तो जब रिटर्न करे तो एंट्री क्या आएगी, सेल्स या सेल रिटर्न। टू डेटर्स, रिवर्स कर दिए, वापस कर दिए, कितने की वैल्यू के 80,000 के। तो 150 के टोटल थे, उसमें से 80 के वापस ही कर दिए, तो 80 के हमने रिवर्स कर दी एंट्री। तो बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स, जो वापस कर दिया उसकी कोई एंट्री नहीं आनी, बेसिकली जो वापस कर दिया उसको हमने रिवर्स कर दिया, ओनरशिप कभी गई नहीं, ओनरशिप कभी गई नहीं, ठीक है ना। देन आपके पास बेटा 15 मार्च को, 15 मार्च को 40,000 का अप्रूवल आ रहा है, क्या लिखा है, गुड्स फॉर विच अप्रूवल गिवन बाय कस्टमर। तो जिनका अप्रूवल आ गया उसका क्या करेंगे, नो एंट्री, क्योंकि हम तो सेल पहले ही रिकॉर्ड कर चुके हैं, एज सेल ऑलरेडी रिकॉर्डेड। क्योंकि सेल बेटा पहले ही रिकॉर्ड आप कर चुके हो, तो इसलिए आपके पास दोबारा से हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितनों का अप्रूवल आ गया, ठीक है जी। और देन आया आपके पास 31 मार्च, जितना पेंडिंग अप्रूवल है, कितना 30,000, तो देखिए 150 था,
80 वापस हो गए, बचे 70, 70 में से 40 अप्रूव कर दिए, बचे 30, 30 का अभी पेंडिंग है अप्रूवल है, तो उसके लिए पहले रिवर्स कर देंगे ताकि सही तरीके से आ जाएगा। तो सेल टू डेटर, सेल्स टू डेटर अकाउंट कितना बेटा 30,000, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ गया, बीइंग सेल एंट्री रिवर्स। बेटा सिंपल सी बात है, ये इसलिए रिवर्स करा जाता है क्योंकि हम प्रॉफिट इस साल थोड़ा ना रिकॉर्ड कर सकते हैं, जब अप्रूवल हुआ ही नहीं तो आपके पास जब ओनरशिप गई नहीं तो प्रॉफिट कैसे आ जाएगा, ठीक है ना। और हमने साथ के साथ क्या दिखाए थे, अपना स्टॉक दिखा देते हैं। तो स्टॉक विद कस्टमर्स टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो आ जाएगा बीइंग स्टॉक रिकॉर्डेड या बीइंग स्टॉक विद कस्टमर्स रिकॉर्डेड। अब इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, मेन चीज़ क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी, क्योंकि ये तो कॉस्ट और एनआरवी विच लोअर पे आना है, तो हमें कॉस्ट नहीं पता, ये तो 30,000 तो सेलिंग वैल्यू है ना उसकी, 30,000 तो सेलिंग वैल्यू है, तो इसकी कॉस्ट कितनी है बेटा वो हमें जाननी है यहाँ पे। तो कॉस्ट कैसे निकलेगी, हमारा प्रॉफिट रेट कितना था 25% ऑन कॉस्ट, कितना था 25% ऑन कॉस्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर मेरी कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट 25% के हिसाब से 25 रुपये बना, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना है 125, ठीक है ना। मैं बड़े आपके पास नॉर्मल तरीके से कराता हूँ, मैं 1/4 1/5 वाली अप्रोच से नहीं कराता बेटा, उससे इजी आपके पास यहाँ पे रहता है, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है ना। तो अगर सेलिंग प्राइस आपके पास बेटा 125 है तो कॉस्ट 100 है, तो अगर सेलिंग प्राइस 30,000 है तो कॉस्ट कितनी हुई 30,000 इंटू 100/125, तो 30,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, 24,000, तो कॉस्ट कितनी निकल के आ गई 24,000। और अब चेक कर सकते हो, उसके बाद चेक कर लिया करो ना, 24,000 में अगर आप 25% ऐड करते हो बेटा 6,000 बना, तो 30,000 आ गया ना, 25% ऑन कॉस्ट, ऑन सेल नहीं है। वैसे हम बोल सकते हैं 1/4 ऑफ कॉस्ट को 1 बाय आपके पास 5 ऑफ सेल बोल सकते हैं प्रॉफिट, जैसे 1/4 ऑफ कॉस्ट है तो एज गुड एज 1/5 ऑफ सेल। वहां पे क्या होता है, फिर वो रट्टा मारने ही जाओगे तो आप गलती कर बैठते हो, वो लॉजिक से होता है। मैं लॉजिक आपके इन्वेंटरी वैल्यूएशन के चैप्टर में हम समझ जाते हैं, यहाँ पर मैं आपको बड़े आसान तरीके से आपके पास यूनिटरी मेथड लेके समझा रहा हूँ ताकि आपके पास बेटा गलती ना हो, बिल्कुल भी गलती ना हो, आप अपना 100 लेके करिए, कभी गलती ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप वैसे निकाल लीजिए, आप या प्रॉफिट निकाल लो या इक्वेशन कर लो, जैसे मर्जी कर लो। अगर सीधा लिखा होता ना 25% ऑन सेल तो आप 30,000 का 25% कर रहे हो, बात अलग थी यहाँ पे फिर, ठीक है ना। ऑन कॉस्ट है तो अब हमें सेल पे निकालना है तो अलग हो गया। ये आपके पास खत्म हुआ 31 मार्च पर, उसने बोला नेक्स्ट ईयर में जाके 15 अप्रैल को, नीचे लिखा था ना कि 15 अप्रैल को जाके क्या हो रहा है बेटा, 15 अप्रैल को उसने बोला कस्टमर्स ने वापस कर दिए गुड्स जिनका अप्रूवल पेंडिंग था। तो जब उसने वापस कर दिए तो अब क्या करेंगे बेटा 15 अप्रैल को हम अपने पास नो एंट्री डालेंगे। क्यों, क्योंकि हमने रिवर्स तो कर ही दी थी ना एंट्री आपके पास सेल की 31 मार्च को, सेल टू डेटर दिखा के, तो रिवर्स तो हो ही गई थी, रिवर्स तो हो ही चुकी है एंट्री आपके पास, तो सेल तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ उसका स्टॉक पड़ा है, ओनर तो मैं ही हूं उसका, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास यहाँ पे अब कोई एंट्री नहीं डालेगी, ठीक है ना। फिजिकल स्टॉक विल इंक्रीज, फिजिकल स्टॉक आपके गोडाउन का बढ़ जाएगा, उसके गोडाउन से गुड्स यहाँ आ गए, फिजिकल स्टॉक विल इंक्रीज, सेल एंट्री ऑलरेडी रिवर्स ऑन 31 मार्च। हम तो बेटा रिवर्स कर ही चुके हैं 31 मार्च को, तो दोबारा जब वो वापस कर रहे हैं तो दोबारा से थोड़ा ना रिवर्स करते फिरेंगे, क्योंकि सेल अब तो ठीक हो चुका है। अगर अप्रूव करता तो सेल की एंट्री डाल देते, क्योंकि हमने 31 मार्च का पोजीशन हमने बिल्कुल सही कर देते हैं, तो उसके बाद तो जो हो रहा है उसके हिसाब से चल लेंगे। अप्रूव किया तो सेल की एंट्री डाल दो, वापस किया तो कुछ नहीं होगा, आपका फिजिकल स्टॉक आपके गोडाउन में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और सेल एंट्री ऑलरेडी हम पहले रिवर्स कर चुके, तो ये आपके पास बन जाता है। तो इसके साथ अगर आप देखेंगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका कंप्लीट होता है। 2 पार्ट थे, अल्टीमेटली 2 क्वेश्चन थे, मैंने उसे एक ही में कर दिया बेटा, अलग अलग क्वेश्चन ही थे टाइप ऑफ वो, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे थे, ज्यादा बड़े नहीं थे, तो उसे एक ही क्वेश्चन में ले लिया। एंड अगर आप देखेंगे मेन वही है जिस दिन भेजे डेटा टू सेल,
वापस कर दिए तो सेल टू डेटर, अप्रूव कर दिया कुछ नहीं करना है। ईयर एंड का रिवर्स करो सेल टू डेटर और स्टॉक विद कस्टमर ट्रेडिंग, वहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है वो प्रॉफिट वगैरह निकालते हुए कॉस्ट तक पहुंचना है अपने पास, और अगले साल जाके आपके पास जैसे वो बता रहा है उसके हिसाब से वो भी हमारे पास यहाँ पे केस आ गया। वापस करे तो कुछ एंट्री नहीं, तो इसके साथ आपके पास ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जी। तो अगेन इस क्वेश्चन के भी दो पार्ट से आपके पास बेटा, ए एंड बी हम एक एक पार्ट करके अपने पास करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आ रहा है पार्ट ए, मिस्टर ए अ ट्रेडर डिस्पैच गुड्स कॉस्टिंग 16,000 टू हिज कस्टमर। तो ए ने 16,000 के गुड्स अपने कस्टमर को दिए जिनकी कॉस्ट बता रहा है 16,000 है। मिस्टर बी ऑन सेल और रिटर्न बेसिस आफ्टर चार्जिंग अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, और उसमें कितना प्रॉफिट ऐड किया, 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट लिखा है। मिस्टर ए ने ट्रीट करी ट्रांजेक्शन एज अ क्रेडिट सेल एट द टाइम ऑफ डिस्पैच ऑफ गुड्स, तो उसने सेल की एंट्री डाली है जिस दिन गुड्स डिस्पैच करे, मतलब हमारा फर्स्ट मेथड जो ऑर्डिनरी सेल हम सीख रहे हैं वही मेथड यहाँ पे। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए इफ कस्टमर ने गुड्स को अप्रूव कर दिया, कस्टमर ने गुड्स को रिजेक्ट कर दिया, कस्टमर ने रिटेन कर लिए आधे गुड्स और बाकी आधे रिजेक्ट कर दिए। तो बेटा तीन अलग अलग केस दे रहा है, क्योंकि तीनों में से देखो एक ही हो सकता है, या वो सारे अप्रूव कर देगा या वो सारे रिजेक्ट कर देगा या आधे अप्रूव आधे रिजेक्ट, या देखो ईयर एंड की बात करता तो अलग बात हो जाती है, ठीक है ना। तो ये तो क्वेश्चन बेसिक बिल्कुल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल एक तरीके से आपका इजीएस्ट ऑफ द इजीएस्ट आपका क्वेश्चन बन गया। तो हमें यहाँ पे डालनी है जर्नल एंट्रीज है हमारे पास, और ये आपके पास आ रहा है बुक्स ऑफ ए। हमारे पास यहाँ पे बेटा डेट का कॉलम फॉर्मेट में जरूर होता है हम अगर जनरल एंट्रीज की बात करें, पर यहाँ पे यूज नहीं होगा। द रीजन बिंग बिकॉज आपके पास जो है, क्योंकि यहाँ पे डेट तो दी ही नहीं है क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एंट्री आ रही है डिस्पैच के समय, एंड दिस इज अ कॉमन एंट्री। द रीजन बिंग ये कॉमन एंट्री क्यों है, क्योंकि ये तो सबसे पहले दिन जब गुड्स भेजे गए हैं तो आपके पास आएगी ही आएगी। ये तो आपके पास बेटा क्या है, कॉमन एंट्री है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी केस। तो डिस्पैच के समय क्या एंट्री डली होगी आपके पास, ए ने किसको दिया बेटा गुड्स, ए ने बी को दी है। यहाँ पे कस्टमर का नाम आपके पास मेंशन है बेटा, ए ने किसको दिया, बी को, तो एंट्री क्या डालेंगे, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट जी, ठीक है ना। और यहां पे नरेशन में आ जाएगा सिंपली बीइंग गुड सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। तो गुड्स को भेजा जा रहा है अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे। बेटा यहाँ पे प्राइस कितनी आएगी, सेलिंग वैल्यू कितनी आएगी, सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू गुड्स की कॉस्ट कितनी है, गुड्स की कॉस्ट है हमारे पास 16,000 प्लस 25% भी किसका ही करना है, 16,000 का ऑफ कॉस्ट लिखा है। ऑन सेल होता तो मैं 100 लेके वगैरह आपको बता देता निकालने का। तो 25% कितना बन गया, 4,000, ये टोटल हो गया 20,000। तो ये एंट्री कितने से आ गई, 20,000 से। ये हमारे पास कॉमन एंट्री है जब डिस्पैच करो। अब हमारे पास आता है बेटा इसके अंदर केस ए, अलग अलग सिनेरियोज दी है। सबसे पहले अप्रूव्ड, तो बेटा अगर अप्रूव कर दिए तो क्या कोई एंट्री डलेगी, आंसर इज नो, बिकॉज आपने सेल की एंट्री पहले ही तो रिकॉर्ड कर ली है। तो अब जब अप्रूव करा तो कोई एंट्री नहीं आएगी, बिल्कुल आसान सी बात होगी। देन आया केस बी, रिजेक्शन, रिजेक्टेड ऑल द गुड्स। तो जब रिजेक्ट करे तो ओनरशिप तो कभी गई नहीं थी, पर क्योंकि हम सेल की एंट्री रिकॉर्ड कर चुके थे तो उसे रिवर्स कर देंगे। तो एंट्री क्या आ जाएगी, सेल्स या सेल रिटर्न, आप सेल रिटर्न को वैसे जैसे रिटर्न इनवर्ड भी बोल सकते हो, टू बी। तो 20,000 वैल्यू थी तो 20,000 से रिटर्न हो गया। देखो जी तीनों में से कोई एक केस ही होना है, तो ध्यान से। तो आपके पास पूरी वैल्यू आ गई क्योंकि रिजेक्ट सारे कर दिए, बीइंग गुड्स रिटर्न।
बीइंग गुड्स रिटर्न जी आपके पास, ठीक है ना। और देन तीसरा केस क्या आपके पास बेटा, हाफ एक्सेप्टेड हाफ रिजेक्टेड। तो जी आधे रिटेन करे आधे रिजेक्ट करे, तो हाफ एक्सेप्टेड एंड हाफ रिजेक्टेड। तो बेटा जो एक्सेप्ट करे उसकी तो कोई एंट्री नहीं आएगी, सिंपली टू से। और एग्जामिनर को बता के जरूर ना तो भाई अप्रूवल के समय कोई एंट्री नहीं आएगी। कारण क्या होता है उसका बेटा, क्योंकि हम तो सेल की एंट्री पहले ही रिकॉर्ड कर चुके, ठीक है ना। और जो रिजेक्ट करे उसकी एंट्री हम दिखा देंगे, जो आधे रिजेक्ट करे। तो रिजेक्ट की एंट्री क्या बन गई, सेल्स या सेल रिटर्न टू बी। बेटा फिर से बोलूंगा, तीनों केस अपने आप में इंडिपेंडेंट है, तीनों में से कोई एक ही सीनियर हो सकता है, या पूरे अप्रूव्ड या पूरे रिजेक्ट या आधे वाला केस जैसे इसने लिया। ये वैल्यू आधे से आगे विच इज 10,000। तो बीइंग गुड्स रिटर्न, गुड्स क्या कर दिए जी, वापस कर दिए। तो बीइंग गुड्स रिटर्न आपके पास, मैं नरेशन बिल्कुल टू द पॉइंट आपके पास यहाँ पे बता रहा हूँ। जब अपने पास प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं आपको दिखेगा प्रॉपर फॉर्मेट, जैसे हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, नरेशन वगैरह पूरी लिखी होती है। यहाँ मैं बेसिकली टू द पॉइंट आपके पास बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके साथ आपके पास क्या हो गया, केस नंबर फर्स्ट हो गया बेटा, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड केस में, बी केस में। रवि कंपनी ने सेंड करता है गैस कंटेनर्स अपने डीलर्स को, किस पे, सेल और रिटर्न बेसिस पे। तो जी रवि कंपनी वाले गैस कंटेनर देते हैं, सेल और रिटर्न बेसिस पे दे रहे हैं। ऑल सच ट्रांजेक्शन्स आर हाउएवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स एंड आर पास थ्रू द डे बुक। और हम उसकी जिस दिन भेजते हैं उस दिन सेल एंट्री डाल देते हैं, तो हमारा मेथड वन ही चल रहा है अभी, उसी से रिलेटेड है। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जस्ट साल खत्म होने से पहले 100 गैस कंटेनर जिनकी कॉस्ट 900 रुपए थी, उन्हें भेजा था डीलर को ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एंड डेबिटेड टू हिज अकाउंट एट 1200 ईच। तो बेसिकली साल खत्म होने जस्ट पहले 100 गैस कंटेनर दिए थे, कॉस्ट 900 रुपए है, पर जो सेलिंग वैल्यू पे गया वो 1200 रुपए पे गया, तो डेबिट हमने 1200 पे किया डीलर्स को। इसमें से ओनली 20 गैस कंटेनर्स ही बिके हैं 1500 पे। तो बेसिकली अप्रूवल जो आया 100 में से वो कितनों का आया बेटा, सिर्फ 20 का अप्रूवल आया, और उसमें भी प्राइस जो है यहाँ पे 1500 रुपए में एक्स्ट्रा है। कह रहा नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज डाल दीजिए फॉर द पर्पस ऑफ पीएनएल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो जो आप ईयर एंड की एंट्रीज डालते हैं वो डाल दीजिए। मैं चाहे आपको पूरा ही समझा दूंगा, एक डिस्पैच की एंट्री भी दिखा दूंगा, वैसे तो वो सिर्फ ईयर एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज की बात कर रहा है, पर फिर भी हम स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं, जब डिस्पैच किया तब क्या होगा, तब लास्ट तक बात करेंगे। तो बुक्स ऑफ रवि कंपनी है यहाँ पे, तुम्हारे फॉर्मेट में लिखा जाएगा बेटा जर्नल एंट्रीज बुक्स ऑफ रवि कंपनी। ठीक है जी। डेट्स अगेन यहाँ पे दी नहीं है, फॉर्मेट के अंदर आपके साथ ही है, तो हम अपने पास उसे सीरियल नंबर की तरह यूज कर सकते हैं डेट वाले कॉलम को। तो सबसे पहले जब बेटा डिस्पैच करे, ये मांगी नहीं है एंट्री, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ आपके पास ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, ठीक है जी। तो जब कस्टमर्स को भेजे है तो एंट्री क्या रही होगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट या ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये आ गया बीइंग गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। आप इसे सेल और रिटर्न बेसिस भी बोल सकते हैं, अप्रूवल और रिटर्न बेसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आपके पास आ गया। अब बेटा कितने आपके पास जो है गैस कंटेनर्स गए 100, और हर गैस कंटेनर को कितनी वैल्यू पे हमने भेजा है, 900 की कॉस्ट का था, पर भेजा कितने में, 1200 रुपए में। तो 900 इंटू 1200 आ जाएगा, 900 हजार 100 इंटू 1200 आ गया। कितने का आपके पास है, 900 की कॉस्ट वाला था, पर भेजा कितने में, 1200 में ना। और कितने गैस कंटेनर से 100, तो कितनी वैल्यू बन गई, 1,20,000, 1,20,000। ये एंट्री नंबर 1 है हमारी जब भेजे गए हैं, ठीक है ना। अब आपके पास जस्ट बिफोर द ईयर एंड जो एक तो आपके पास आया एक्सेप्टेंस,
कितनों की एक्सेप्टेंस आई बेटा, क्वेश्चन ने कहा है 20 की, और वो भी जो एक्सेप्टेंस आई है 1500 ईच में आई है। तो एट द रेट ऑफ 1500 ईच हमारे पास बोला गया है, तो वो हम अपने पास बात करने जा रहे हैं। तो क्या इस केस में एंट्री आएगी? आप जनरली अप्रूवल के समय एंट्री नहीं डालते, क्यों? क्योंकि आप एंट्री पहले डाल चुके, पर यहाँ पे एक्सेप्टेंस जो हो रही है हायर प्राइस पे हो रही है। हमने जो सीखा भी था बेटा, हायर या लोअर प्राइस पे हो रही है तो उतने की डिफरेंस की तो एंट्री डलेगी ना। तो हमने इफेक्टिवली अभी 100 की बात भूल जाओ, 20 पे आ जाओ, हमने 20 में 20 गैस कंटेनर्स के लिए 1200 रुपए से तो डेबिट कर चुके हैं, पर एक्सेप्टेंस जो हो रही है 1500 पे हो रही है, तो बाकी 300 के डिफरेंस की एंट्री तो डलेगी ना। तो वो एंट्री आपके पास आ जाएगी, एंट्री बनी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और ये कितने गैस कंटेनर्स की होनी है? 20 की। और कितने से? 300 से। 300 कैसा है? 1500 माइनस 1200। अगर कम होता बेटा 1200 से तो हम रिवर्स डालते, सेल टू डेटर करते। तो ये आपके पास बन गया 6000। तो बीइंग एक्सेप्टेंस एट हायर प्राइस, तो उससे रिलेटेड हमने एंट्री डाली है। तो इससे रिलेटेड आपके पास एंट्री डल गई। तो एक्सेप्टेंस जो किया है, अप्रूवल जो किया है, वो एक हायर प्राइस पे किया है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब आता है बेटा ईयर एंड एडजस्टमेंट। मैंने हिस्सों में बांट दिया ताकि आपके पास क्लैरिटी रहे। अब ईयर एंड एडजस्टमेंट में सबसे पहले क्या है? रिवर्सल की एंट्री डलेगी ना बेटा। जो 80 गैस कंटेनर्स है जिनका अप्रूवल ही नहीं आया, उसको रिवर्स करेंगे, तो एंट्री क्या बन जाएगी? सेल टू डेटर, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। और नरेशन क्या बन गई? बीइंग सेल एंट्री रिवर्स। तो जो हमने पहले एंट्री डाली हुई थी वो रिवर्स कर दी हमने जी। और ये रिवर्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अप्रूवल ही नहीं आया। कितनों का? 80 का। कितने से डालोगे बेटा? 1200 से। भाई जितने से डेबिट किया था उतने से ही रिवर्स करोगे ना। जितने से डेबिट किया था उतने से, क्योंकि वो तो सेल हुई नहीं, वो तो अप्रूवल आया नहीं। तो 1200 इंटू 80, 96,000। यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह की बात कुछ नहीं है बेटा, उसने सिर्फ ये बताया 100 भेजे, 20 का अप्रूवल आया, बाकियों का कुछ नहीं होता, बाकी वेटिंग अप्रूवल है। तो उनकी सेल रिवर्स करी, और फिर उनके आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आनी है, तो एंट्री बनेगी स्टॉक विद कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो बीइंग स्टॉक रिकॉर्डेड, आप पूरा लिख सकते हैं बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर गुड्स विद कस्टमर्स, उसके हम एंट्री डाल रहे हैं ना स्टॉक की। तो अब ये एंट्री कितने से आएगी बेटा? कितने गैस कंटेनर्स है हमारे? 80, और हर की कॉस्ट कितनी है? 900। बेटा हमने तो 1200 पे रिकॉर्ड करके उतने 300 का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया था ना अल्टीमेटली, तो वो सेल रिवर्स करी और स्टॉक का पार्ट बनाएंगे एट कॉस्ट। एनआरवी तो दी नहीं, तो 80 इंटू 900 दैट इज 72,000 से। अगर नेट रिजर्व वैल्यू बाय चांस बोल देता कम होगी, 900 की बजाय 800 होगी, तो हम ये एंट्री 800 से डाल रहे होते, लोअर पे दिखा रहे होते, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे वो बता नहीं रहा है, तो आपके पास कॉस्ट ही कम है अल्टीमेटली, क्योंकि मार्केट प्राइस जनरल तो 1200 था ही, और एक्सेप्टेंस तो देखो और ज्यादा भी हुई थी, 1500 भी हुई थी, तो ऑब्वियसली मार्केट प्राइस ज्यादा ही है, तो हमारी कॉस्ट पे एंट्री लगी। तो ये आपके पास एंट्री बन गई यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मेन चीज क्या थी? यहाँ पे मैंने आपको कौन सा वाला पॉइंट कवर किया हमारा, कि जो एक्सेप्टेंस हुई एक हायर प्राइस पे हुई, तो 100 भेजे थे 1200 पे, उसकी एंट्री डली बेटे डेटेड सेल। 20 की एक्सेप्टेंस हुई 1500 पे, तो उसको 300 रुपए से और एक्स्ट्रा एंट्री डली। जो 80 है उनका कुछ नहीं हुआ, तो वो पेंडिंग अप्रूवल है, उनका क्या करेंगे? रिवर्स करी सेल की एंट्री, उतना स्टॉक विद कस्टमर्स ट्रेडिंग दिखा दिया एट कॉस्ट। तो इसके साथ आपके पास जो ये वाला क्वेश्चन जिसके दोनों पार्ट्स है वो आपके पास बेटा कंप्लीट हो जाता है। एक छोटा सा और एक आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना, ज्यादा बड़ा नहीं कहूंगा मैं, दो पार्ट से। पर तो आपका सेकंड वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा बेटर था एज कम्पेयर टू इवन पार्ट नंबर 1। तो इसके साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।